हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं गति के नियम। एक वीडियो इस चैप्टर की कर चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा कि बल क्या है, बलों के प्रकार क्या हैं, संपर्क बल असंपर्क बल क्या हैं और अलग अलग प्रकार के बल जैसे तनाव, घर्षण बल, mg जो गुरुत्वीय बल होता है, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये मैंने आपको बनाने सिखाई, ये बताया कि ये कब आएंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है या आपको ये नहीं पता है कि तनाव क्या होता है, घर्षण बल क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, mg क्या है और कब लगेगा, तो आपको पहली वीडियो देख लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें इस चैप्टर में बलों के बारे में नहीं पता होगा, बलों की पहचान नहीं होगी, तब तक ये चैप्टर हम अच्छे से नहीं कर सकते। मुझे देखते ही पता चल जाना चाहिए, अच्छा इस वस्तु पे इतने बल लगेंगे, ये बल लगेगा, तभी हम ये चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। पहली वीडियो में आपको सिखाया मैंने कि कौन सा बल कब आएगा, आप एकदम से अच्छे से सीख जाओगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में बच्चों हम शुरू करेंगे गति के नियम पढ़ना। हमें पता है न्यूटन साहब ने हमें 3 गति के नियम दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। आज के वीडियो में केवल मैं आपको प्रथम नियम कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम नियम क्या है और ये जो जड़त्व नाम की चीज़ यूज होती है यहाँ, ये क्या है, जड़त्व की वजह से क्या हो रहा है, ये सब बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। उसके बाद मैं आपको मुक्त पिंड आरेख खींचना भी सिखाऊंगा। कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको मुक्त पिंड आरेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे खींचे जाते हैं। और हम ये भी देखेंगे आज के वीडियो में कि ये संगामी बलों का संतुलन क्या होता है या संगामी बल क्या है और उनका संतुलन क्या है। तो बिना देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज का पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम होगा जड़त्व। क्या होगा? जड़त्व। जड़त्व सीखने के बाद ही हम पहला नियम अच्छे से पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये जड़त्व क्या है बच्चों? आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो वो वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, वो हिलना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जहाँ मैं हूँ वहीं पड़ा रहूँ। आप खाट पे पड़ गए या कुर्सी पे बैठ गए, आपका मन है, आपका शरीर ये कहेगा कि बैठा रहे भाई। अगर उठना है तो आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। तो दुनिया में जितने भी द्रव्यमान हैं, जितने भी मास हैं, जितने भी शरीर हैं, जितनी भी बॉडी हैं, वे सब अपनी स्थिति को बना के रखना चाहती है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो चाहेगी कि मैं विराम में ही रहूं, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो यही चाहेगी कि मैं गति ही करती रहूं। ये जो चाहना है, विराम में बने रहना, गति में बने रहना, ये जो चाहने की बात है, ये जिस गुण के कारण होती है बच्चों, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। तो आपको पता चला कि जड़त्व क्या है। जड़त्व हर एक वस्तु का वह गुण है जिसकी वजह से वह वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और एक समान गति में है तो एक समान गति में ही रहना चाहिए। एक समान गति, बार बार आपको बताया गया है कि एक समान गति का मतलब ना तो वस्तु की चाल बदले, ना वस्तु की दिशा बदले, वस्तु एक सीधे सीधे रास्ते पे चलती रहे, उसी को हम बोलते हैं एक समान गति। अगर रुकी हुई है वस्तु तो रुकना चाहेगी कि भाई मैं पड़ी हुई हूँ, मुझको मत हिलाओ, मुझको परेशान मत करो, मैं आराम से पड़ी हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। अगर चल रही है तो कहेगी कि मैं चल रही हूँ तो मुझे चलना ही है, मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं चलते रहना चाहती हूँ। लेकिन ये चाहना है, ये चाहना है। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु ये चाहेगी कि मैं विराम में रहूं तो वो हमेशा विराम में रहेगी। हो सकता है हम उसको गति में ले आए। कैसे? उसके लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो ये जो चाहने की गुण है, चाहने की प्रॉपर्टी है कि मैं जहां हूं ऐसी ही स्थिति में रहूं, उसी को बच्चों जड़त्व कहते हैं, उसी को बच्चों इनर्शिया कहते हैं। एक बार लिख के समझते हैं। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम या एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है, बनी रहना चाहती है, या इनमें होने वाले परिवर्तन का, या इनमें किनमें? विराम या एक समान गति की अवस्था में होने वाले
परिवर्तन का विरोध करती है, विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जड़त्व कहलाता है। आपने कहा ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ आ गया है। पूरा समझ नहीं आया क्या? आपको पूरा समझ आना चाहिए। चलिए समझते हैं। हमने कहा ये कोई तल है, मैंने इसके ऊपर, आपकी मेज के ऊपर, ये मेज है बच्चों, पढ़ने वाले यहाँ पढ़ते होंगे, आपने उसके ऊपर अपनी किताब रख दी। आप इसको घंटे भर तक देखते रहे, आपने इसको हाथ नहीं लगाया। ये किताब यहीं की यहीं है। किस में है? विराम में। आपने कहा यार ये चल क्यों नहीं रही है? क्या अपने आप चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जड़त्व है। ये किताब कहेगी मेरे पास जड़त्व है, और इस जड़त्व की वजह से मैं जिस स्थिति में हूँ मैं उसी में बना रहना चाहती हूँ, चाहे ये विराम में है और चाहे ये गति में है। विराम में है तो ये कहेगी मैं विराम में रहना चाहती हूँ। आपकी ये किताब आपके सामने विराम में पड़ी हुई है तो ये विराम में ही रहेगी। अगर आप इस पे बल लगा देंगे तो ये चलने लगेगी, ठीक है। लेकिन जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे, ये कहेगी भाई हम तो मजे में पड़े हुए हैं, हम तो विराम में हैं। किस गुण की वजह से? जड़त्व की। लेकिन अगर ये कोई चीज़ चलने लगे, जैसे आपने क्या किया, एक साइकिल का पहिया जो अलग निकला हुआ है साइकिल में या साइकिल में लगा हुआ, उसको बहुत तेज़ी से पैडल लगा के घुमाया। अगर बाहर से उस, देखो आपने उसको, पहले विराम में था पहिया, आपने उसको बल लगा के घुमाया, अब घुमाने के बाद आपने पैडल मारना छोड़ दिया। अगर बच्चों अब इस पहिए को रोकने के लिए कोई बल ना हो तो वो चलता रहेगा हमेशा। आप कहोगे थोड़ी देर में तो रुक जाता है साइकिल का पहिया। तो बच्चों क्योंकि वहाँ हवा का घर्षण है, जो हमारे आसपास की वायु है उसके घर्षण बल की वजह से वो रुकता है। आपको पता है वो जो साइकिल में चैन लगी हुई है उसमें भी वहाँ घर्षण है, उसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अगर इस साइकिल के पहिए को घुमाने के बाद इसे रोकने वाला कोई बल ना हो तो ये हमेशा गति करता रहेगा। मतलब ये अपनी गति की अवस्था में बना रहेगा। किस गुण की वजह से? जड़त्व की वजह से। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपने विराम में बना रहना चाहती है, अपनी गति में बना रहना चाहती है। अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। इसी गुण को बच्चों क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। मतलब स्थिति में बदलाव नहीं करना चाहती है। तुम कहोगे ना इसको चल उठ खड़ा हो जा, तो उसे आलस आएगा, ये नहीं यार मैं तो पड़ा हूँ। मान लो आपका दोस्त है, आपने कहा चल भाई चल रहे हैं घूमने, वो उसे आलस आ रहा है, पड़ा रहेगा। वो किसकी वजह से है? वो तो चलो आलस है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कहेगा कि भाई मैं विराम में हूँ, मैं विराम में रहना चाहता हूँ, जड़त्व की वजह से, अपने द्रव्यमान की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम द्रव्यमान को ही जड़त्व बोलेंगे आगे, या जड़त्व को ही द्रव्यमान बोलेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि जड़त्व क्या है। अब आप मुझे एक बात बताना, इस आपकी मेज पे आपके सामने एक हल्की सी कॉपी पड़ी है, पतली सी कॉपी आपने लिखी, वो जो रखा यहाँ, और इसी मेज पे बच्चों एक बहुत भारी सी किताब आपने रखी। मुझे आप ये बता दो इनमें से किसको चलाना आसान है? आप कहोगे ये हल्की सी जो किताब है इसको तो उठा के आराम से फेंक देंगे हम, या उठा लेंगे, और ये जो भारी सी किताब है उसको उठाने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो आपके सामने एक साइकिल है खड़ी हुई है और एक ट्रक खड़ा हुआ है, किसको चलाना आसान है? आप कहेंगे साइकिल को तो हम धक्का मार के चला देंगे, और अरे वो ये मत कहना कि ट्रक को हम ऊपर जाके वो स्टार्ट करके चला देंगे, मैं कह रहा हूँ धक्का मार के। आप कहेंगे साइकिल को चलाना आसान है, मतलब साइकिल की स्थिति में परिवर्तन करना आसान है। साइकिल अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रही है, मतलब उसके पास जड़त्व कम है। जिस वस्तु में जड़त्व कम होगा वो अपनी स्थिति को आसानी से बदलने देगी। साइकिल है खड़ी हुई थी, हाँ खड़ा रहना चाहती है, उसके पास भी जड़त्व है, लेकिन जब उस पर बल लगाया जाएगा तो वो आसानी से चलने लगेगी क्योंकि उसके पास जड़त्व कम है, उसके पास जड़त्व का गुण कम है। लेकिन क्या आप ट्रक को आसानी से धक्का मार, हाँ चला सकते हैं, 10-20 आदमी धक्का मारने लगे, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़े चल जाएगा। लेकिन क्या जितना आसान साइकिल को चलाना है इतना ही आसान ट्रक को चलाना है कि धक्का मार के? नहीं। मतलब ट्रक अपनी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका ज़्यादा विरोध कर रहा है कि भाई अच्छा चलाना चाहते हो चलाओ, लेकिन ज़्यादा बल लगाओ तब चलूँगा। मतलब वो ज़्यादा विरोध कर रहा है, मतलब ट्रक के पास जड़त्व का गुण ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक साइकिल चल रही है और एक ट्रक भी आ रहा है, वो दोनों बराबर स्पीड से आ रहे हैं। बताओ किसको पकड़ के खींच के रोकना आसान है? तुम अपने दोस्त की साइकिल को पकड़ के खींच देते हो, आसानी से रुक जाता है। लेकिन क्या एक ट्रक को इतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से साइकिल चल रही थी उतनी से कह रहा हूँ, ज़्यादा तेज नहीं, क्या आप ट्रक को पकड़ के खींच दोगे? नहीं। इसका मतलब
कि जो साइकिल है वो अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध तो कर रही है, लेकिन जैसे ही उस पर बल लगा जाता है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास जड़त्व का गुण कम है। आप एक बात समझ रहे होगे कि अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ, मतलब मैं कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोलने नहीं चाहता किसी के बारे में, लेकिन मान लो आपका एक पतला सा दोस्त है और एक मोटा सा दोस्त है, आप उसको खींचना चाहते हो। किसको खींचना आसान है? आप कहोगे पतले दोस्त को हम पकड़ के खींच देंगे, धक्का भी दे देंगे, उड़ा देंगे उसको तो। लेकिन एक जो मोटा सा मोटा नहीं बोलते हैं, एक हट्टा कट्टा, उसको चलाना बैठे हुए को मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके पास जड़त्व ज़्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस वस्तु के पास द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसी का जड़त्व ज़्यादा होता है। इसलिए आपको बच्चों अपनी किताब में कहीं ना कहीं ये लिखा मिलेगा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बस समझाने के लिए बताएं कि जो द्रव्यमान है वो ही जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना, माप है का मतलब मेजरमेंट। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व, उतना ज़्यादा जड़त्व। अच्छा जी, और जितना कम द्रव्यमान उतना कम जड़त्व। मतलब जिस वस्तु में ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का उतना ज़्यादा विरोध करेगी, चाहिए कहिए वो अपनी स्थिति में उतना ही ज़्यादा बना रहना चाहेगी। ठीक है जी, ये खत्म करते हैं। ये था जड़त्व। इंग्लिश में बच्चों इसको इनर्शिया बोलते हैं। समझाने की मैंने कोशिश की, उम्मीद है समझ आ गया होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ी सी जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के प्रकार, हमने कहा जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व, मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा, आप उसको लिख लेंगे खुद से। मैंने कहा जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। आपने सबसे पहले कहा विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है बच्चों गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक होता है बच्चों दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मैं तीनों चीज़ों को समझाऊंगा, आप तीनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे विराम का जड़त्व। मान लो कोई वस्तु विराम में है तो वो किस में रहना चाहेगी? विराम में। आप करने का, चलो भाई साइकिल खड़ी थी आपकी, आपने उसको धक्का मार के चलाने की कोशिश की, साइकिल क्या है? साइकिल विराम में है। वो किस में रहना चाहती है? विराम में रहना चाहते हैं। किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। लेकिन आप उसको कहाँ लेना जाना चाहते हो? गति में। तो मतलब जो साइकिल है वो अपने विराम की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है, इसलिए ऐसे जड़त्व को विराम का जड़त्व कहते हैं। लिख लेना, जब कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है या अपनी विराम की अवस्था में बना रहना चाहती है उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे भी आप लिखना चाहो, जब कोई वस्तु अपनी विराम की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो ऐसे जड़त्व को विराम का जड़त्व कहते हैं। आपने एग्जाम्पल आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जब हम किसी बस में बैठे होते हैं आराम से और अचानक से बस चलने लगे, या आप किसी मोटरसाइकिल पर बैठे हो, आपके दोस्त ने मजाक करने के लिए आपको एकदम से बाइक की स्पीड बढ़ा दी तो आप पीछे की तरफ झटका खाते हो। आप बस में खड़े हुए हो, एकदम से बस चलने लगी, आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि पहले बस और आप, आपकी दोस्त की बाइक और आप, या जिसमें भी आप हो, दोनों विराम में हो। लेकिन बस चलने लगी, बस तो चलने लगी, बस को तो पता था तुम्हें चलना है, बस को चलना है, लेकिन तुम्हारे शरीर को तो ये था कि मैं तो अभी रेस्ट में हूँ। और हमारा शरीर किस में रहना चाहता है? रेस्ट में। लेकिन जैसे ही बस चलने लगेगी हमारा नीचे का हिस्सा जो बस के साथ लगा हुआ है वो विराम में, वो गति में चलने लगेगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा कहेगा कि हम विराम में हैं, विराम में ही रहना चाहते हैं। मतलब वो विराम की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना चाहता है, इसलिए वो विराम में रहता है। नीचे का हिस्सा आगे चला जाता है, ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अचानक से बस के चलने पर हमारा शरीर पीछे की तरफ झटका खाता है। ठीक है, ये है बच्चों विराम का जड़त्व। अब बात करते हैं गति का जड़त्व। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा कि आप कभी किसी पेड़ को हिला दो, उस पे से टहनियाँ पत्ते टूट के गिर जाते हैं? कभी ना कभी देखा होगा। क्या हुआ? हमारा पेड़ किस में है? विराम में। उस पे लगी टहनियाँ विराम में, टहनियों पे लगी पत्तियाँ वे भी विराम में।
लेकिन जैसे ही हमने पेड़ हिलाया, पेड़ और पेड़ की टहनियाँ किस में आ गई हैं, गति में आ गई हैं। लेकिन जो हल्की पत्तियां हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई टहनियाँ क्यों नहीं टूटती, क्योंकि वे मजबूती से बंधी है बच्चों उसके साथ। जैसे हमारे पैर बस के साथ मजबूती से बंधे थे तो पैर तो नहीं गिरे। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि जो बस है और हमारे पैरों के बीच घर्षण ना होता तब क्या होता, सोचा कभी आपने? अगर बच्चों बस में आप ऐसे खड़े हैं और आपके पैरों में और बस में कोई घर्षण ना होता तो पता क्या होता, तो बस आगे निकल जाती, आप सीधे खड़े रहते, आप ना गिरते। क्यों? क्योंकि आपके पैर भी विराम में रहना चाहते हैं, ऊपर का शरीर भी विराम में रहना चाहता है, बस आगे निकल गई है, आप ऐसा खड़े रहते और बस आगे निकल जाती। लेकिन क्योंकि पैरों के और बस के बीच में घर्षण है, इसलिए हमारे पैर बस के सरफेस से, बस की उससे जहाँ भी हम फर्श है उससे मजबूती से बंधे हैं, तो इसलिए पैर बस के साथ आगे चले जाते हैं, लेकिन शरीर पीछे रह जाता है, ऊपर का शरीर पीछे रह जाता है। इसी प्रकार जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ की टहनियाँ पेड़ से मजबूती से बंधी है, लेकिन जो हल्की पत्तियां हैं वे उतनी मजबूती से नहीं बंधी। वे बेचारी बैठी थी कि हम तो विराम में हैं, पेड़ हिलने लगा, अब वे पेड़ हिला ऐसे, पत्तियां वहीं के वहीं रह गई और पत्तियां टूट के नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, देखा होगा कभी बंदर को, देखा होगा अपने पेड़ पे ऐसे हिला देता है, बहुत सारे कुछ फल टूट के गिर जाते हैं, अगर फल है, या पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। तो ये सब किसका काम है? ये है विराम का जड़त्व। ऐसे ही गति का जड़त्व लिखना है, सब सज्जे। जब कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, या कोई वस्तु अपनी गति की ही अवस्था में बना रहना चाहती है, ऐसे जड़त्व को गति का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ऐसे जड़त्व को गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण सुनना, बस चल रही थी, आप खड़े थे ऐसे, बस में जा रहे थे कहीं, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी है, तो आप क्या देखते हैं? आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, झुक जाते हैं ना? क्यों? क्योंकि बस और आपका शरीर किस में था? गति में। आपके शरीर को पता है कि भाई मुझे तो गति में हूँ, मैं गति में रहना चाहूँगा, जड़त्व की वजह से जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहेगा। गति में था, गति में रहना चाहेगा। जैसे ही ब्रेक लगी, बस किस में आ गई? विराम में। आपके शरीर का नीचे का हिस्सा बस के साथ मजबूती से बंधा हुआ है तो वो भी विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा गति से विराम में आने में को मना कर देता है। वो कहता है कि हम तो गति में ही रहेंगे, तो आगे हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है ऐसे, और हम फिर झटके गिर ना जाए, इसलिए आप खुद को बचाने के लिए हम कुछ चीज़ पकड़ते हैं। पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी तो हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। ये कौन सा जड़त्व है? ये गति का जड़त्व है बच्चों, जिसमें हम गति की स्थिति में बना रहना चाहते हैं, वो गति का जड़त्व। विराम में बना रहना चाहते हैं तो विराम का जड़त्व। बात करते हैं दिशा का जड़त्व। आपने कभी देखा, आप बस में बैठे हैं, मजे में गाने सुन रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, एकदम से ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी किसी मोड़ पे, तो हम क्या करते हैं? हम बाहर की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। देखा होगा आपने, अगर गाड़ी ऐसे मुड़ी है तो मैं ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हम दिशा बदलने वाले नहीं हैं। हमारे शरीर को जड़त्व की वजह से, ये जो गुण है जड़त्व, ये कह रहा है कि भाई तू चल रहा है, चलता रहेगा, उसी दिशा में चलता रहेगा, तुझे दिशा भी परिवर्तित नहीं करनी है। तुम्हारे शरीर को पता है, तुम्हारे दिमाग को पता है। लेकिन एकदम से गाड़ी ऐसे मुड़ी तो तुम्हारे शरीर ने, ऊपर के हिस्से ने मुड़ने से मना किया, क्योंकि वो विरोध कर रहा है। वो कहेगा कि हम इसी दिशा में जाएंगे। नीचे का हिस्सा बस के साथ लगा हुआ है तो वो मुड़ जाएगा, ऊपर का हिस्सा ऐसे झुक जाएगा और बाद में उसको आप कंट्रोल करेंगे। ये क्या है? दिशा का जड़त्व। और ऐसे लिखेंगे इसको, जब कोई वस्तु अपनी दिशा में होने वाले दिशा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो ऐसे जड़त्व को दिशा का जड़त्व कहते हैं। यहाँ से स्कूल के एग्जाम में कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि चादर झाड़ने पर उसमें धूल झड़ जाती है, क्यों? तो आप बताएंगे चादर किस में थी? विराम में। आपने उसको ऐसे हिलाया, आपने उसको झटका मारा ऐसे, तो अब वो गति में आ गई है। गति में आने की वजह से चादर तो गति में आ गई, कणों, जो धूल के कण है चादर के अंदर, आप कपड़े झाड़ते होंगे ना तो उसमें से धूल निकल जाती है, वे बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण? जड़त्व के गुण के कारण। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये थ्योरी है, आप खुद से लिख लेना। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने गति के प्रथम नियम की तरफ। ठीक है जी, चलिए इसको उठा रहा हूँ, हेडिंग लगाता हूँ, गति का प्रथम नियम। या आपके बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, गति विषयक प्रथम नियम। सिंपल भी लिख सकते हैं हम, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सब नियम बच्चों हमें
न्यूटन साहब ने दिए थे। हाँ, लेकिन ये है कि जो जड़त्व की बात है ये न्यूटन से बहुत पहले हम एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली वे कर चुके थे, मतलब उन्होंने ये सारी बातें बता दी थी जड़त्व वाली जो मैंने आपको बताई है। लेकिन जो नियम दिया अच्छे से जो लिखा वो दिया किसने? न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने कहा, आपको सबको याद होगा, ये नियम सबको याद होता है क्योंकि 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो विराम की स्थिति में रहेगी, और अगर वो गति की स्थिति में है गति की स्थिति में रहेगी जब तक। अच्छा, इतनी बात तो हमने पहले भी की जड़त्व में कि गति में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। इसके बाद न्यूटन साहब ने कहा कि तब तक रहेंगी जब तक बाहर से इनके ऊपर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। ये असंतुलित बल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या कहता है नियम? लिखते हैं, इस नियमानुसार ऐसा करता हूं, मैं आपको बोल के लिखवा देता हूं, आप इसको खुद से लिख लो, ठीक है। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, इतना लिख लेना। कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी, और अगर एक समान गति की स्थिति में, ये ध्यान रखना गति कैसी होनी चाहिए? एक समान, ना चाल बढ़े ना चाल घटे, ठीक है, और ना दिशा बदले। कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो विराम की स्थिति में रहेगी, और एक समान गति की स्थिति में है तो एक समान गति की स्थिति में रहेगी जब तक उसके ऊपर, किसके ऊपर? वस्तु के ऊपर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगाया जाए। असंतुलित बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, लेकिन अगर बाहर से बल लगा दिया, कैसा बल? असंतुलित बल, तो वो गति में आ जाएगी। गति में है तो गति में रहेगी, लेकिन अगर बल लगा देंगे तो फिर वो उसकी गति बदल जाएगी, एक समान गति। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि गति बदलने का तरीका क्या है। बल लगा के उसकी गति की चाल बढ़ाई जा सकती है, चाल घटाई जा सकती है, उसको विराम में लाया जा सकता है, दिशा बदली जा सकती है, ये बात है। ये क्या है असंतुलित बल? मैंने कहा बच्चों, ये कोई बॉक्स है, फर्श पे रखा है, विराम में है। आपने कहा कोई बल नहीं लगाया हमने बाहर से, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ये किस में है? विराम में। विराम में बना रहना चाहेगा किसके कारण? जड़त्व के कारण। मैंने इधर से इस पे एक 10 न्यूटन का बल लगाया, दूसरे किसी बच्चे ने उधर से 10 न्यूटन का बल लगा दिया, तो मुझे बताओ क्या ये वस्तु चलने लगेगी? आप कहेंगे वस्तु नहीं चलेगी, क्योंकि जितने बल से हम इधर से इसको धक्का दे रहे हैं उधर से ही उतने ही बल से कोई इसको धक्का दे रहा है। क्या आपने वो रस्सा कस्सी वाला खेल खेला है कि एक टीम इधर से पकड़ती है एक उधर से, अगर बल बराबर रहता तो बीच में ही रुकी रहती है, वही खेल खेले यहाँ। अगर दोनों तरफ से बल बराबर हैं तो हम कहेंगे ये संतुलित बल है, या ये कहिए कि जब तक किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला कुल बल 0 है तो हम उनको संतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित बल। लेकिन अगर हम संतुलित बल लगाएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये तो अपनी स्थिति नहीं बदलेगा, इसलिए हमें इस वस्तु के ऊपर असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। असंतुलित बल का मतलब ऐसे बल लगाने पड़ेंगे जो मिलके 0 ना हो, ठीक है। इधर से मैंने 15 लगा दिया, इधर से मैंने 10 लगा दिया। क्या किसी वस्तु पे से केवल 2 ही बल लगेंगे? आप कहेंगे नहीं, बहुत प्रकार के बल लग सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। जैसे मैं कहूँ ये m है तो उसके नीचे की तरफ mg लगेगा, क्योंकि एक तल के ऊपर रखा है, इस पे लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया। मैंने कल आपको बताई थी ये सब बातें कि ऐसे ऐसे होता है कि mg कब लगता है? जब कोई द्रव्यमान होगा। नॉर्मल रिएक्शन कब लगती है? जब वो किसी तल पे रखी होगी। मैं आराम से अब भी बताने की कोशिश करूँगा। ये था बच्चों हमारा प्रथम नियम। इसमें कहा गया है कि तब तक कि कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करेगी जब तक उस पर बाहर से असंतुलित बल ना लगाया जाए। असंतुलित बल समझ आ गया? जो कुल बल 0 ना हो, जिसकी वैल्यू 0 ना हो। अगर मैंने एक 10 न्यूटन का बल लगाया और ऐसे 10 न्यूटन लगा दिया तब ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे, इसको कहेंगे संतुलित बल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ये तो अपने लिख के समझा बच्चों, इसका मतलब क्या है? मतलब तो सीधा सीधा ये है कि अगर किसी वस्तु पे हमने बल नहीं लगाया, कितना बल लगाया? 0। और ये कौन सा बल है? ये कुल बल है बच्चों, ये नेट बल है। क्या है? नेट बल। कहाँ से लगा है? बाहर से। ये बाहर से लगाया गया कुल बल है। अगर हम बाहर से बल लगाए गए कुल बल को 0 कर दें, या ये कहे कि वस्तु पे कोई बल काम नहीं कर रहा है, तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। विराम में है, विराम में रहेगी। गति में है, गति में रहेगी। कैसी गति? एक समान। अच्छा, विराम में है तो वेग 0, और वेग 0 तो त्वरण भी 0। आपने कहा बढ़िया बात, अगर कोई बल ना लगाया जाए तो त्वरण 0 होगा। अच्छा, अगर चल रही है, चलते हुए तो वेग 0 नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि चल रही है। लेकिन क्या वेग बदलेगा? आप कहेंगे भाई चाल नहीं बदल रही है, दिशा भी नहीं बदल रही है, तो
वेग भी नहीं बदलेगा, और वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण जीरो होगा। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल जीरो है तो उस वस्तु का त्वरण जीरो होगा। पहला नियम कहीं ना कहीं ये कहना हमें चाहता है कि अगर किसी वस्तु पे बाहर से लगाया गया बल जीरो है तो उसका त्वरण जीरो होगा, मतलब वो अपने वेग की स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। विराम में है, विराम में रहेगी, एक समान गति में, एक समान गति में रहेगी। स्थिति परिवर्तन करना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा, जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बच्चों एक बिंदुगामी बलों की। ठीक है, ये नियम खत्म हो गया पहला। अब ये मत सोचना कि अभी यही सब मैं दूसरा नियम आपको पढ़ा दूं, अभी मुझे बहुत चीज़ें करानी है पहले नियम में। ठीक है, इसीलिए मैं पहले आपको एक बिंदुगामी बल पढ़ा रहा हूँ। इसको हटाता हूँ। एक बिंदुगामी बल, एक बिंदुगामी बल, देखो क्या नाम है इसका, एक बिंदुगामी बल। कई बार इसको संगामी बल भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट फोर्सेस ऐसे बल जो एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, या ये कहिए जो एक ही बिंदु पे काम करते हैं, ऐसे बलों को एक बिंदुगामी बल कहते हैं। ऐसे बल बहुत सारे बल, एक से ज़्यादा, एक होगा तो फिर तो वो तो एक ही बिंदु में लगेगा। ऐसे बल जो एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं, एक बिंदुगामी बल कहलाते हैं। एक बिंदुगामी बल कहलाते हैं। ऐसे बल जो एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं एक बिंदुगामी बल कहलाते हैं। मैंने कहा बच्चों हमारे पास ये कोई बिंदु है, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैंने कहा ये हमारे पास एक बॉक्स है, हमने इस बॉक्स पर ऐसे यहाँ इस बिंदु पर जब हम बल लगा के दिखाते हैं ना किसी वस्तु पर अभी, तो हम उस वस्तु को एक बिंदु मान लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि समझाना है तो हम क्या करते हैं, उसको बड़ा बना के दिखाते हैं और बल हमेशा यहाँ बीच में लगा देंगे। हमने कहा इस वस्तु पे हमने इधर से F1 बल लगाया, ऊपर से हमने इस पे F2 बल लगाया, कहीं इस तरफ से हमने इस पे F3 बल लगाया, कहीं यहाँ से हमने इस पे F4 बल लगाया, और इसी प्रकार हमने इस बिंदु पे बहुत सारे बल लगा दिए। तो इन सब बलों को जो एक ही बिंदु पे काम कर रहे हैं एक बिंदुगामी बल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बिंदुगामी बल। समझ आ गया? एक ही बिंदु पे काम करने वाले बहुत सारे बलों को एक बिंदुगामी बल बोलते हैं। अब सुनो, अगर ये सब मिलकर जीरो हो जाए, मैं कहा इस बिंदु पे 5 बल लगाए और पांचों मिलके एक दूसरे को जीरो कर दिया, तो हम कहेंगे कि ये सब बल संतुलन में है, या ये कहेंगे कि ये वस्तु संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यदि यहाँ से लिखूंगा मैं, यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, मैंने तो 5 बना के दिखाए, हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर सारे मिलके कितने हो जाएं, जीरो, कुल बल कितना हो जाए, अर्थात F नेट कितना है इस वस्तु पर, आपने कहा जीरो, तो हम कहेंगे कि ये सब बल जो ये एक बिंदुगामी बल हैं ये संतुलन में है। अतः सभी बिंदुगामी बल संतुलन में है। सभी बिंदुगामी बल संतुलन में है। संतुलन में मतलब सब ने मिलके जीरो हो गए, सब मिलके जुड़ के कितने हो गए, जीरो। तो क्या होगा फिर? इसका मतलब अब वस्तु की चाल नहीं बदलेगी, अब वस्तु का दिशा नहीं बदलेगी, वस्तु का वेग नहीं बदलेगा, वस्तु का त्वरण जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु पे बल ही कितना लग रहा है, जीरो। बल बहुत सारे हैं, इसका भी कुछ मान है, इसका भी कुछ मान है, इसका भी कुछ, सबका कुछ ना कुछ मान है, लेकिन सब ने आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या कर दिया, सबने मिलकर दूसरों पूरे बलों को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ये नहीं कि ये 10 न्यूटन है तो ये 10 जीरो हो गया ना, इस 10 ने इस किसी के साथ जुड़ के इन सब को बाकी को मिलकर जीरो कर दिया। ठीक है, इसका समझ रहे हो ना? मतलब मैंने इधर से इस पे 10 न्यूटन लगाया, इधर से 10 न्यूटन लगाया, क्या ये खुद जीरो है ना? क्या ये खुद जीरो है ना? लेकिन दोनों मिलके कुल कितने हो गए हैं, जीरो। मतलब सब बल आपस में मिलके जीरो बल हो गया, तो हम कहेंगे हमारी वस्तु किसमें है, संतुलन में है। इंग्लिश में इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम जब भी आज के बाद आपको सुनाई दे तो समझ जाना हमें कुल बल को कितना करना है, जीरो करना है। कुल बल
कैसे किया जाए कुल बल। तो बच्चों क्या होता है, चलो इसको अलग से हेडिंग बना के करते हैं और हेडिंग लगाते हैं बलों का संतुलन, एक बिंदुगामी बलों का संतुलन। हेडिंग ये लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, एक बिंदुगामी बलों का संतुलन। जो बल एक ही बिंदु पे लगते हैं उनको एक बिंदुगामी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बिंदुगामी बल कहते हैं। 1 मिनट बच्चों बस, चलिए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। अब हमें बस न्यूमेरिकल करने हैं और फिर हमारा पहला नियम हो जाएगा कंप्लीट। नियम तो इतना ही है, बस आगे सीखनी है चीजें, ठीक है। क्या हेडिंग है, एक बिंदुगामी बलों का संतुलन। ठीक है बच्चों, हमने कहा हमें क्या कैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे। यहाँ से हमें कोई वस्तु दे देगा और वह कहेगा कि ये वस्तु संतुलन में है। किस में है, संतुलन में। तो मैं सुनते ही समझ जाऊंगा कि इस पे कुल लगने वाला बल कितना है, 0 है। अब कुल बल को 0 कैसे किया जाए। सबसे पहले बच्चों बलों की पहचान करेंगे। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी बिंदु पर। अब देखो वस्तु मैं बोल रहा हूं लेकिन हमें बिंदु मानना है। वस्तु कितनी भी बड़ी हो, चाहे कार हो, हमें उसको एक बिंदु मान लेना। किसी बिंदु पर लगने वाले सभी बलों की पहचान करनी है। सभी बलों की पहचान करो। सबसे पहला है हमारा काम ये, पहचान करो। ठीक है, हमने कहा ठीक है। दूसरा, पहले एक बार कर लिख लेते हैं फिर करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप कहेंगे तो इससे आसान चीज़ तो हो ही नहीं सकती। फिर हम ये देखेंगे उन बलों की दिशा क्या है, दिशा बनाएंगे। और दिशा में देखने पे ये हम उनको सिर्फ ऐसा करेंगे कि जो सारे बल हैं उनको केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्स के अनुदिश ही देखेंगे। हो सकता है बीच में कहीं हो तो हम उसके घटक बना लेंगे। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा तब आसान लगेगा, पहले एक बार सीख लो। सभी बलों को एक्स अक्ष व वाई अक्ष के अनुदिश घटकों में तोड़ लेते हैं। घटकों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं लिख लो, बस समझनी है बातें। पहले बलों की पहचान करो, कितने बल लग रहे हैं इस वस्तु पर। जो वस्तु संतुलन में है उस पर कितने बल लग रहे हैं आप ये पहचान करोगे। फिर सारे बलों को एक्स एक्सिस और वाई एक्स में तोड़ेंगे। आप कहेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्स, क्या बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे के लंबवत हो। क्या मैं इनको भी एक्स वाई मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। लेकिन जब भी मैं एक्स वाई मान लूंगा बस एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको एक्स मान लिया और उसको खुद अपने आप वाई कह दो, ना। आपको एक्स और वाई को एक दूसरे के लंबवत रखना पड़ेगा। क्या मैं इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूँ? हाँ, लेकिन तब ये वाई एक्सिस ये होगी, आप इसको वाई एक्सिस नहीं बोल सकते फिर। ठीक है, समझ आ गया। हमने कहा तीसरी बात, स्टेप थर्ड, क्योंकि हमें पता है कि वस्तु संतुलन में है, क्योंकि हमें पता है वस्तु संतुलन में है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो ऊपर वाले बल हैं वे नीचे वाले बलों के बराबर होंगे, दाएं बल बाएं बलों के बराबर होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इस पे इस तरफ भी बल लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, इस तरफ भी बल लग रहे हैं, ऊपर भी बल है, नीचे भी बल है, लेकिन इस पे कुल बल 0 है, तो आप यही तो कहोगे कि जितना बल इधर है इतना ही बल इधर है। आगे के बल बराबर पीछे के बल। आप कहेंगे ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, तो आप ये लिख लेंगे कि तीसरी बात हम क्या करेंगे, ऊपर के बल, अरे भाई मैं अपनी भाषा में लिखवाना, ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, और दाएं और बल बराबर बाएं और बल। जब मैं करके सिखाऊंगा तब ज़्यादा समझ आ जाएगा, बाएं और बल। ठीक है, चलिए ये है, इसको आप नोट कर लो एक बार। ये ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे एक्स वाई एक्सिस मान लो, दाएं बाएं क्या है, एक्स एक्सिस मान लो। बात इतनी है, मैं इसको हटा रहा हूँ और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, और आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे हमें ये चीज़ें करनी है। ये काम कितना आएगा आप देखना। सुनना बच्चों ध्यान से, पहले मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले 5 मिनट और लूँगा और मैं आपको सिखाऊंगा एक चीज़। आप हेडिंग ही लगा लो, इसके बाद ही हेडिंग लगाओगे क्या,
मुक्त पिंड आरेख, ये जरूरी है, मुक्त पिंड आरेख। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम मतलब आरेख, सबको डायग्राम पता होगा, किसी को आरेख नहीं पता तो समझ जाना, जो चित्र बनाते हैं उसको आरेख बोलते हैं। पिंड जो हमारी वस्तु है, मुक्त मतलब उसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब सुनना, मान लेते हैं कि ये तल है, यहाँ कोई फर्श है ये, हाँ जी, इस फर्श पर हमने यहाँ एक वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m है, एक और वस्तु है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर सबको ये समझ आएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये दूसरा, ये m1 है और ये m2 है, और ये दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं और इनको हम ऐसे खींच रहे हैं भाई, ठीक है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ फील करके, क्या जब मैं इस वस्तु को खींचूंगा तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी? रस्सी टाइट हो जाएगी तभी तो ये आगे चल पाएगा। आप दो चीज़ों को बांधो रस्सी से, उनको चलाने के लिए वो रस्सी टाइट होनी चाहिए, टाइट मतलब तनाव आना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको क्या खींचना है, मुक्त पिंड आरेख, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ का मुक्त पिंड आरेख खींचना है तो सबसे पहले पहचान करेंगे कितनी वस्तुएं हैं। आपने कहा मुझे दो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, एक और एक ये। आपको कोई फर्श भी है, फर्श का हमें कुछ नहीं करना क्योंकि फर्श वहीं के वहीं है, तो फर्श का पिंड आरेख नहीं बनाएंगे, मुझे m1 और m2 का बनाना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, जिस वस्तु का मुक्त पिंड आरेख बनाना है। अच्छा पहले ये तो बता दूं मैं आपको कि मुक्त पिंड आरेख होता क्या है। क्या है मुक्त पिंड आरेख, ये मैंने बताया नहीं आपको। मुक्त पिंड आरेख क्या है बच्चों, कि हम इसमें क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को अलग कर लेते हैं। जैसे मुझे m1 का बनाना है तो मैं m1 को अलग कर लूँगा और इस पर लगने वाले सारे बलों को प्रदर्शित करूँगा, बस इतनी बात है। मैंने कहा m2 का पिंड आरेख बनाओ, आप क्या करोगे, m2 को अलग निकाल लोगे और ये चेक करोगे कि m2 पर कितने बल लग रहे हैं। ऐसा डायग्राम हमारा मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्त पिंड आरेख। पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ फिर बताता हूँ कैसे करेंगे। किसी पिंड पर लगने वाले, क्या कर रहा हूं मैं, लगने वाले समस्त बलों को प्रदर्शित करने वाला आरेख मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। मुक्त पिंड आरेख कहलाता है। अगर आपको मुक्त पिंड आरेख बनाना है तो कुछ नहीं करना, आप उस पर लगने वाले सारे बल दिखा दो बस। कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा, आप उनको नोट कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट, मान लो आपको m1 का पिंड आरेख बनाना है तो आप इसको m1 को यहां से उठा लो, अलग कर लो, मुक्त कर दो। मुक्त पिंड को मुक्त करके मतलब अलग करके, मुक्त करके उस पर लगने वाले समस्त बलों को प्रदर्शित करते हैं। बस इतनी बात है। मैं स्टेप क्या लिखवा रहा हूँ, कुछ ही नहीं। पिंड को मुक्त करके उस पर लगने वाले समस्त बलों को प्रदर्शित करते हैं कि इस पर क्या क्या बल लगे। मैंने कहा बनाते हैं m1 को, मैंने यहाँ m1 को अलग से बनाया। सच में तो इस m1 को हम बिंदु बनाना पड़ता है। देखो मुक्त पिंड आरेख लिखा है ना, तो ये m1 को इतना बड़ा नहीं बनाते हमें, तो ये पिंड यहाँ ऐसे बनाना था बिंदु। मैं इसको लिखूंगा m1, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए बता रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बताओ इस पर कौन सा बल लगेगा। आप कहोगे भैया हमने कल की वीडियो देखी, हमें पता है कि अगर इसमें द्रव्यमान है तो इसे पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी, तो इस पर नीचे की तरफ लगेगा m1g। द्रव्यमान m है तो बल होगा mg, m1 है तो बनेगा mg। अच्छा, हमने कहा यार इसको रस्सी आगे खींच रही है, ये रस्सी है, यहाँ टाइटनेस आ जाएगी, इस मतलब यहाँ क्या होगा, तनाव होगा। मुझे तनाव किस पे बनाना है, m1 पर। मुझे m2 से कोई मतलब नहीं है तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। किसका पिंड आरेख बना रहा हूँ, m1 का।
तो मैं कहा यहाँ बैठो और तनाव बनाओ। आपको कल मैंने सिखाया तनाव हमेशा उस बिंदु से दूर होगा, अवे होगा। भाई टेंशन है, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन को पास रखोगे दूर भगाओगे। आपने कहा टेंशन को भगाओ दूर M1 से, तो ये बनी टेंशन, तो ये आएगा यहाँ टेंशन, ऐसे बना दिया। क्योंकि रस्सी एक ही है और ये रस्सी कैसी रस्सी है? जिसका भार मतलब जिसका द्रव्यमान बिल्कुल नगण्य है, मतलब ये भारहीन रस्सी है, अवितान्य रस्सी है, इसलिए हर बिंदु पर तनाव बराबर होगा। बच्चों, मैंने कल की वीडियो बनाई थी, उसको जरूर से देखना। उसमें मैंने अलग अलग बातें बताई कि टेंशन कब बराबर होगी, कब बराबर नहीं होगी। ठीक है, हमने कहा चलो पहला बल इस पर नीचे की तरफ लगा, मैं यही बना देता हूँ एक बार, M1G। ठीक है, इसको उठा रहा हूँ। दूसरा यहाँ ये लगा ऐसे, तो हमने बनाया टेंशन। क्या ये सरफेस पे रखा है? ये जो M1 है किसी चीज़ पे रखा है? हाँ, जैसे ही सरफेस पे रखा रहेगा इस पे लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया। मैंने इसको बोल दिया N1, क्योंकि यहाँ भी लगेगी, तो हमने कहा N1। ये जो बच्चों ये मैंने बनाया है इसी को बोलते हैं मुक्त पिंड आरेख। क्या किया मैंने इसमें? इस पिंड को अलग करके इस पे लगने वाले सारे बलों को दिखा दिया। इस पे कितने लगे हैं उनको दिखाना है, इसने दूसरे पे कितना लगाया ये नहीं दिखाना। इस पिंड पे कितने बल लग रहे हैं उन्हीं को दिखाना है, इसने किस पे कितना लगाया वे बल नहीं दिखाने हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं यहीं के यहीं आपको कहूँ कि भाई मुझे M2 पे भी बताओ, अब M2 को अलग कर लेना, M1 को भूल जाना, M2 पे नीचे की तरफ लगेगा M2G। कितना? M2G। ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि ये सरफेस पे रखा है, तो ये सरफेस, ये जो तल है ये इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगा N2। ये रस्सी है, रस्सी पे यहाँ बैठ जाओ, कहो टेंशन को भगाओ दूर, दूर भगाना है, तो ये 3 बल इसके ऊपर लग रहे हैं और चौथा हमने बाहर से लगा ही रखा है, तो ये 4 बल इसके ऊपर हैं। ठीक है, अगर हम किसी पिंड को अलग करके मुक्त करके उस पर लगने वाले सभी बलों को प्रदर्शित कर दें तो ऐसे डायग्राम को मुक्त पिंड आरेख कहते हैं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। एक से और समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और वो आपको याद भी रखना है। ठीक है, आपने कहा ठीक है याद रख लेंगे, लेकिन समझाओ तो। मैंने कहा बस रुको 5 मिनट। हमने कहा ये हमारा अक्षतिज है ऐसे, और ये है हमारा झुका हुआ तल। ऐसे तल को आनत तल बोलते हैं बच्चों। झुके हुए जो तल होंगे ये होता है अक्षतिज, बिल्कुल सीधा ऊर्ध्वाधर, लेकिन बीच में कहीं होगा तो उसको बोलेंगे आनत तल। ये हमारा कौन सा तल है? आनत तल। हमने कहा हमने इसके ऊपर ये रखा, कितना द्रव्यमान M, और ये कोण कितना है? थीटा। और मैं कह रहा हूँ यहाँ घर्षण वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ घर्षण बनाने की जरूरत नहीं है, पिछले सवाल में भी नहीं थी। हमने कहा इसका मुक्त पिंड आरेख बनाओ। सबसे पहले M है, M देखते ही आपने कहा Mg लगेगा, और Mg हमेशा लगता है नीचे की तरफ। बना दिया। आपने कहा ठीक है, ये किसी तल पे रखा है, बिल्कुल। ये तल इस पे क्या लगाएगा? अभिलंब प्रतिक्रिया, और अभिलंब प्रतिक्रिया इस केस में यहाँ इस तल के लंबवत होगी, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हमने कहा ये अभिलंब प्रतिक्रिया है, 2 बल होगी। आपने कहा ठीक है। क्या रस्सी है यहाँ? आपने कहा रस्सी तो दिख नहीं रही है, तो यहाँ तनाव होने की तो बात नहीं है, तो तनाव नहीं बनाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता था, ऐसे कर देता मैं, एक यहाँ बना देता तो यहाँ तनाव आ जाता, तनाव को दूर भगा देते, ऐसे कर देते। लेकिन मुझे आज अभी तुम्हें कुछ और चीज़ सिखानी है। अब बच्चों मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो ध्यान से देखेंगे। क्या मैं इसको भूल जाओ, इस लाइन को नीचे खींच दूँ? आपने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इस सरफेस के साथ कितना कोण बना रही है? आपने कहा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब है, यही तो है। ये इसको नीचे की तरफ खींच दिया मैंने, थोड़ा सा सीधा खींच देता हूँ। ये अभिलंब है, बस पीछे की तरफ खींच दिया। मैंने कहा ये कितना? थीटा। ये 90। कैसे? क्योंकि हमेशा जो Mg होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है, ये अक्षतिज दिशा है, और ऊर्ध्वाधर दिशा अक्षतिज के साथ कितना कोण बनाती है? 90। तो ये 90, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना? आप कहोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से अकेला तो 90 ही हो गया, तो ये दोनों बचे हुए कितने? 90। उसमें से एक ये थीटा, तो आप कहोगे ये हुआ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ ये कोण कितना होगा? आपने कहा ये टोटल कोण कितना है? ये 90 डिग्री है। कैसे भाई? ये तल है, ये अभिलंब है, ये कितना कोण है? 90। इसमें से नीचे की तरफ कोण आ गया? Mg आ गया।
ये यहाँ कितना बनाया 90, इसने यहाँ कितना बनाया थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ कितना हो गया थीटा हो गया। आपने कहा बढ़िया, ये मुझे समझ आ गया कि ये कोण कितना है थीटा, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मैं आपसे अब पूछूंगा कि अगर ये कितना है mg, तो क्या मैं इस mg क्या है हमारा बल है, और बल क्या है सदिश राशि है। क्या मैंने सदिशों को तोड़ना सिखाया? बिल्कुल सिखाया। तो ये mg है, तो ये mg का कौन सा हिस्सा बनेगा? आपने एकदम से कहा भाई ये अगर mg है तो ये बनेगा mg cos थीटा। सिखाया था क्या? मैंने सिखाया था अगर ये r है, ये थीटा है, तो जहाँ थीटा बनता है वो होता है r cos थीटा, और r cos थीटा के परपेंडिकुलर लंबवत क्या होता है r sin थीटा। ये mg है, इतना नीचे ना बना के मैं यही बना देता हूँ, ये mg है, ये थीटा है। हमने कहा ये mg का mg cos थीटा, और इसके लंबवत ये बनेगा mg sin थीटा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जब भी आनत तल दिखेगा ये करना पड़ेगा, जब भी आनत तल दिखेगा ये करना पड़ेगा। आप ध्यान रखेंगे mg ये थीटा, तो यहाँ थीटा, ये mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसके लंबवत तो ये भी था तो ये mg sin थीटा क्यों नहीं है। तो आपको पता है कि जिसको हमने तोड़ा है r को, वो दोनों के बीच में होना चाहिए। हमने mg को तोड़ा है, ये mg cos थीटा mg sin थीटा के बीच में होगा, इसलिए mg sin थीटा यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। ये हमने सीखा कि हम कैसे मुक्त पिंड आरेख बनाएं। ठीक है, अब करते हैं भाई सवाल, अब आएगा मजा करने में क्वेश्चन। चलिए, बहुत आसान से सवाल से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते थोड़े से भारी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप देख लेना। पहला क्वेश्चन कहता है, सुनना ध्यान से, कि एक छत है, यहाँ एक रस्सी है, और इस रस्सी से हमने एक बॉक्स मान दिया, कितने किलो का? हमने मान लिया 10 किलोग्राम का। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप थोड़ा सा अपने आप से लिख लेना। ये रस्सी कैसी है? ये रस्सी भारहीन है। आगे से मैं जब तक ना बोल लूँ कि रस्सी ऐसी है तो आप अपने से हमेशा मानेंगे कि भारहीन है। जब तक मैं ना बोल दूँ कुछ तो मैं कहूँगा ये रस्सी भारहीन है और ये अवितान्य है। क्या है? अवितान्य। अवितान्य बताया था मैंने, जिसको खींचा ना जा सके, जिसको स्ट्रेच न किया जा सके, अनस्ट्रेचेबल है ये। ऐसी रस्सी के हर बिंदु पे बच्चों तनाव बराबर होता है। हमें ये कहा गया है कि इस रस्सी का तनाव बताओ कि इस रस्सी में तनाव कितना है। ये नहीं कहा कहाँ, क्यों? हर जगह तनाव बराबर है, तो हमें ये कह दिया कि तनाव अच्छा चलो मान लेते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो हमें ये कह दिया कि ए बी सी तीनों पर तनाव बताओ, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे इस वस्तु को, इस 10 किलोग्राम को। आप 10 किलोग्राम को बताओ इस पर बल कितने लगे हैं। आपने कहा द्रव्यमान है तो लगेगा mg, m कितना है 10, तो आपने कहा 10g लगेगा। ठीक है, g का मान जो भी रखना चाहो रख लेंगे, 9 10.8 या 10 हम जो रखना चाहेंगे। अच्छा जी, क्या ये किसी तल पे रखा है? नहीं, ये तल पे तो नहीं है, तो हवा में लटका हुआ है, तो आप कहेंगे इस पे कोई अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं होगी। कोई रस्सी है, आपने कहा रस्सी है तो तनाव बनाओ। आप यहाँ बैठे, आपने कहा टेंशन भागो दूर, टेंशन भागी दूर, तनाव भागा दूर, हमने इसको नाम दिया T, क्योंकि रस्सी भारहीन है, अवितान्य है, तो हर जगह टेंशन बराबर होगी। चाहे तो A बिंदु की टेंशन निकाल लो, चाहे B बिंदु की टेंशन निकाल लो, चाहे C बिंदु की टेंशन निकाल लो, हमेशा बराबर आएगी। और हमने कहा कि निकालने कैसे? क्या आपको पता है कि फील कर पा रहे होंगे आप कि किसी छत से एक रस्सी से मैं पत्थर लटका दूं, क्या वो ऊपर नीचे इधर उधर गति करेगा? आपने अगर हाथ मारा तब तो ऐसे दौड़ेगा वो, लेकिन वो सीधा लटका रहेगा। सीधा लटका रहने का मतलब ये संतुलन में है। संतुलन कब होता है? जब वस्तु या तो विराम में हो या एक समान रूप से चल रही हो। ये पत्थर, ये बक्सा आराम से लटका हुआ है, विराम में है। विराम में मतलब इस पे कुल लगने वाला बल कितना है? 0 है, मतलब ये संतुलन में है। और संतुलन में हम कहेंगे F नेट कितना होता है? 0। कुल बल कितना होता है? 0, क्योंकि ये बॉक्स किस में है? संतुलन में है, संतुलन में। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि कुल बल को जो संतुलन करना है कैसे देखें। सबसे पहले देखो बल कितने, मुझे दिखा एक mg है, एक टेंशन है ही, 2 ही है, इसके अलावा तो कोई बल नहीं है। फिर हमें करना था या तो x में होने चाहिए, y में होने चाहिए। हमने कहा x में कोई बल है ना, कोई बल नहीं है। y में बल है, हमने कहा हाँ,
y में जब बल होगा तो ऊपर वाला बल किसके बराबर होना चाहिए, नीचे वाले बल के, तभी बल 0 होगा। तो ऊपर वाला बल कितना है T, नीचे वाला बल कितना है 10G, तो T किसके बराबर आया 10G। या ऐसे भी लिखते हैं बच्चों कि ऊपर वाला बल माइनस नीचे वाला बल, या नीचे वाला बल माइनस ऊपर वाला बल, कुल बल कितना 0। तो कुछ भी करो, चाहे तो ऐसे लिखो T ऊपर है प्लस 10G नीचे है माइनस बराबर 0, या ऐसे करो कि ये नीचे है 10G माइनस ऊपर है T बराबर 0, क्योंकि कुल बल तो कितना ही है 0। कैसे ही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप चाहे कुछ भी लिख लो। मैंने लिखा ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल 10G, G का मान 10 रखा, 10 गुणा 10 तो ये आ गया 100 न्यूटन। तनाव एक प्रकार का बल है, मात्रक इसका न्यूटन होता है। तो इस रस्सी में कहीं भी जाके देख लेना A B C हर जगह कितना तनाव होगा, 100 न्यूटन का तनाव होगा। आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे हम, यहाँ अभी कितने पिंड थे, आपने कहा एक ही पिंड था। मैंने कहा ऐसा करते हैं लो कि एक रस्सी ये है हमारा 10 kg 10 किलोग्राम। अच्छा जी, एक और मान दो, हमने कहा ये कितना, इसको कर लेते हैं 15 kg 15 किलोग्राम। हमने कहा बताओ दो रस्सी हैं, दोनों रस्सी कैसी हैं, भारहीन है, अवितान्य, मतलब इन हर जगह टेंशन बराबर होगी, इसमें और इसमें। लेकिन ध्यान रखना रस्सी बदल गई है, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, और अलग अलग रस्सियों में तनाव अलग अलग होगा, ये भी ध्यान रखना। शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि अलग अलग रस्सी, जब तक रस्सी एक है तो तनाव बराबर रहेगा, लेकिन रस्सी बदलते ही तनाव बदल जाएगा। हमने कहा चलो बनाते हैं। सबसे पहले 10 kg की बात की, यहाँ मैंने 10 बना लिया, ठीक है, अलग से बनाएंगे अब। 10 kg पे नीचे की तरफ कितना बल है, आप कहेंगे नीचे की तरफ तो 10G होगा। बच्चों अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, अगर ये मिस कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा अच्छा ये तो इसका द्रव्यमान की वजह से आ गया, मतलब mg आ गया, दोनों तरफ रस्सी भी है, हाँ तो रस्सी में टेंशन होगी। मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ, इस पे टेंशन बनानी है, टेंशन भगाओ दूर 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 नहीं दूर, कितनी, मैंने कहा यहाँ टेंशन T1 है। अच्छा यहाँ भी तो टेंशन है, हाँ दूर भगाओ, दूर नीचे नीचे की तरफ भगाओ, कितना T2। ये रस्सी अलग, ये रस्सी अलग, अलग अलग रस्सी में टेंशन अलग अलग होगी। आपको ये देखना है कि बस यहाँ कितने बल लग रहे हैं, 10 की वजह से 10G, M की वजह से mg, रस्सी की वजह से ऊपर भी रस्सी नीचे भी रस्सी, दो रस्सी हैं दो टेंशन होगी, ऊपर T1 नीचे T2, ऊपर T1 और नीचे की तरफ T2। मैंने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, बिंदु बनाना। अब मुझे पता है संतुलन में है, लटका हुआ है, चल तो रहा नहीं है ये, अरे बोलो यार चल रहा है क्या, आपने कहा नहीं, तो क्या दाएं बाएं बल है, कोई बल नहीं है। ऊपर नीचे बल है, हाँ, तो ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, ऊपर कितना बल है T1 बराबर नीचे कितना बल है T2 प्लस 10G। एक तरफ के बलों को जोड़ देना है, ऊपर केवल T1 है तो T1 लिखा, नीचे दोनों है दोनों को जोड़ दिया T2 प्लस 10G। G का मान रख देंगे 10, तो T1 बराबर T2, G का मान रखा 10, 10 गुणा 10 100, समीकरण 1 आ गई हमारी। ठीक है, अब आते हैं 15 पे। यहाँ मैंने कहा बल बताओ, आप करोगे खुद, वीडियो को नहीं रोक देना, बताना फिर देखना। M की वजह से आएगा mg, M है 15 तो ये आ गया 15G। ठीक है जी, क्या नीचे रस्सी है, कोई रस्सी नहीं है तो नीचे तनाव नहीं होगा। ऊपर रस्सी है, बिल्कुल है जी, यहाँ बैठ जाओ, कहाँ भगाओ टेंशन को, दूर भगाओ, दूर दूर भगा दो। ये रस्सी वही है तो यहाँ जो टेंशन थी T2 वही रहेगी, T1 मत बना देना भाई, पूरी रस्सी में तनाव बराबर रहेगा। यहाँ T2 है तो यहाँ भी T2 रहेगा। मुझे बताओ इस बॉक्स पर नीचे कितना बल है 15G, ऊपर कितना बल है T2। कुछ बच्चों क्या कन्फ्यूजन रहता है, वे कहते हैं ये T2 किस पे लग रहा है, ध्यान से सुनना, ये T2 लग रहा है 15 पे, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये 15 पे है, ये जो T2 है नीचे की तरफ ये 10 पे है। तो हमें 15 वालों को देखना है भाई, सिर्फ मुझे इनका कोई मतलब नहीं है, मुझे 15 पे फोर्स देखना है। 15 पे एक नीचे लग रहा है 15G, ऊपर लग रहा है T2, संतुलन में है तो ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, T2 बराबर 15G, G का मान रखा 10 तो आ गया 150। T2 कितना आ गया 150 न्यूटन। मैंने कहा ठीक है, यहाँ डाल दो T2 है 150 और ये आ गया 100 तो बच्चा आ गया 250 न्यूटन। ठीक है, कहाँ ज़्यादा तनाव है T1, यहाँ ज़्यादा तनाव है। कितना तनाव है, आपने कहा यहाँ तनाव है 250 न्यूटन
और यहाँ तनाव है 150 न्यूटन। और ये बात मैं फील भी कर सकता हूँ। इस रस्सी पे कितने मास लटके हैं? आपने कहा 2, ये भी और ये भी। ये मत कहना कि यहाँ सिर्फ एक ही लटका है तो, अरे भाई जोड़ तो इस पे दोनों का पड़ेगा, जोड़ दोनों का बोझ लगेगा ना इसके ऊपर। लेकिन इस रस्सी के ऊपर इसका तो बोझ है, इसका बोझ तो नहीं है। आप कहोगे बात तो सही है, मतलब जिसके नीचे ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस पर ज़्यादा टेंशन होगी, जिसके नीचे कम द्रव्यमान होगा वहाँ कम टेंशन होगी। शॉर्ट में कैसे करें इसको देखना। इस रस्सी के नीचे कितना द्रव्यमान? 10 और 15 25, 10 और 15 25, तो टोटल कितना हो गया? 25 जी। तो यहाँ तनाव आ जाएगा 25 जी मतलब 250। इस रस्सी पे देखो, रस्सी के नीचे देखो, ऊपर मत देखो। रस्सी के नीचे कितना द्रव्यमान? 15 kg। 15 kg मतलब 15 गुणा जी का मान 10, यहाँ आ जाएगा 150। ये शॉर्ट में करने का तरीका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अब की बार क्या करेंगे, यहीं से कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन करेंगे नंबर 3। मैंने कहा अब की बार 3 कर देते हैं, 3 बॉक्स कर दो लो। अब चाहे कितने भी कर लेना, आप खुद से कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा। इसको मैंने 20 kg कह दिया और क्वेश्चन नंबर बनाया 3। अब मैंने कहा हर रस्सी में तनाव बताओ, हर रस्सी में तनाव। मैंने कहा यहाँ T1, यहाँ T2। चलो मैं दोबारा ही करके दिखाता हूँ जिससे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। मैंने कहा इसको देखो, 10 वाले को देखो, बस 15 और 20 को भूल जाओ, अलग नहीं बनाऊंगा, यहीं के यहीं करूंगा। मैंने कहा 10 का पहला तो जाएगा नीचे की तरफ 10 जी, ठीक है जी, हाँ इसको भूल जाओ। ऊपर रस्सी, हाँ नीचे भी रस्सी, हाँ दोनों तरफ तनाव। यहाँ बनाओ ऊपर की तरफ, यहाँ बनाओ नीचे की तरफ। ये mg है, ये तनाव है, ये तनाव है। तनाव ऊपर की रस्सी में मान लेते हैं T1, यहाँ मान लेते हैं T2, ठीक है। ये किसके बल हैं? ये 10 kg पे लगने वाले बल हैं। ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, ये तब तक है जब तक ये रस्सी नहीं चल रही है, ये रुके हुए हैं। अगर मैं इसको पूरे को उठा के ऊपर चलाने लगूं तब हम ये नहीं कहेंगे, फिर हमें त्वरण देखना पड़ेगा कि त्वरण है या नहीं। वो कब करेंगे? जो हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ संतुलन वाले सवाल करने हैं। हमने कहा ठीक है, इसके लिए किया ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। नीचे है T2 प्लस 10G, T2 प्लस 10G, G का मान रखा 10, तो T1 आ गया T2 प्लस 100, समीकरण नंबर 1। इसके लिए किया, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसके लिए, इस पे आ जाओ। आपने ऊपर वाले को भूल जाओ। इसका पहला तो क्या होगा? 15G। हमने कहा बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर रस्सी, नीचे रस्सी। ऊपर वाली रस्सी के लिए तनाव बनेगा ऊपर की तरफ, नीचे वाली रस्सी के लिए तनाव बनेगा नीचे। टेंशन को दूर भगाना, यहाँ बैठ के दूर भगा दो ऊपर, यहाँ बैठ के दूर भगा दो नीचे। ये रस्सी वो ही है तो ये वाली टेंशन कितनी होगी? T2। ये अलग रस्सी है तो उसको मैंने बोल दिया T3। अब इसके लिए देखो, हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत लग रही हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आसानी से हो जाएगा। अब इस वालों को देखो, बस इस पे कितने बल लग रहे हैं? किस पर? 15 kg पर। ऊपर है T2, नीचे हैं दोनों, तो ऊपर वाले बल T2 बराबर नीचे वाले बल T3 प्लस 15G। G का मान 10 रखा तो T2 आ गया बच्चों ये आ गया 150, समीकरण नंबर 2। अब आते हैं 20G पे। 20 kg पे नीचे की तरफ, 20 kg पे आते हैं। 20 kg पे नीचे की तरफ होगा 20G। नीचे रस्सी नहीं है तो तनाव नहीं होगा, ऊपर रस्सी है तो तनाव ऊपर की तरफ दूर भगा देंगे। इस रस्सी में पहले तनाव कितना माना? T3, तो ये होगा T3। तो ऊपर है T3, नीचे है 20G, तो यह आ गया T3 बराबर 20G। G का मान रखा 10, तो यह आ जाएगा 200 न्यूटन। यहाँ कितना तनाव है? 200 न्यूटन। कितना? 200 न्यूटन। यह आ जाएगा 200 न्यूटन। T3 का मान मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ से आ जाएगा, अपने आप कर लेना। अब T3 बराबर 200, 200 150, 350 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ T2 का मान है 350 न्यूटन। इस T2 का मान यहाँ रख दूंगा तो ये T1 आ जाएगा 350 और 100, 450 न्यूटन। मतलब सबसे ज़्यादा तनाव यहाँ है, जो कि अभी हमने देखा भी था, क्योंकि इसके नीचे सबसे ज़्यादा मास है कितना? 10 और 15 25 और 20 45, 45G 450 हो गया। इसके नीचे देखो, इसके नीचे कितना है? इस रस्सी के नीचे 2 है, 15 और 20 35G, 35 गुणा 10 350। इसके नीचे, इस रस्सी के नीचे केवल एक ही मास है 20G मतलब 200। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका ये है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है। उम्मीद है
आपको ये समझ आ गया? ये मैंने ऐसे सवाल किए जिसमें ऐसे मास लटके हुए थे, ठीक है। अगर ऐसे मास लटके होंगे तब बच्चों हमें बल लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, लेकिन हाँ ऐसे ऐसा हुआ तब क्या होगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, सुनना, कि ये 37 डिग्री का कोण है, अच्छा, और यहाँ एक दीवार हमने बना रखी है ऐसे, उस पे एक रस्सी से हमने 10 kg का, अब मास कितना भी हो सकता है बच्चों, मैं तो एक समझाने के लिए तुम्हें कुछ भी ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे रखा है। हमें पूछा कि यहाँ तनाव बताओ, डोरी में तनाव बताना है। आपने कहा ठीक है बता देंगे। अच्छा बल देख लेते हैं एक बार, बल बल बल, तुम पहचान करो, एक बार वीडियो रोकना और पहचान करना कि यहाँ कौन कौन से बल लग रहे हैं। सबसे पहले देखना क्या द्रव्यमान है, हाँ तो mg लगेगा, तो मैंने सीधा बना दिया यहाँ mg, m की जगह कितना है 10, तो मैं इसको लिख दिया 10g, ठीक है, हाँ जी। फिर ये देखना रस्सी है तो तनाव बनेगा, बिल्कुल भाई रस्सी है, यहाँ बैठ जाओ और दूर भगा दो टेंशन को, तो ये टेंशन दूर भगा दी, हमने इसको t बोल दिया, ठीक है। अच्छा जी, जब तक मैं ना बोल लूँ रस्सी क्या ही माननी है, भारीहीन, मैंने कुछ नहीं बोला, रस्सी बोला तो मान लो भारीहीन है। अच्छा अब की बार ये तल पे रखा है, पिछली बार में लटके हुए थे हवा में, अब की बार ये तल पे रखा है, और तल पे रखे होने की वजह से इस पे लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया n, जो कि कितना कोण बनाती है सरफेस के साथ, 90 डिग्री का, ठीक है। ये 3 बल इस पे लगे हैं, ये ऐसे लगा यहाँ, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये है ना, ऊपर कितना t, नीचे कितना 10g, और यहाँ ऐसे कितना, ये है n, ठीक है, हाँ जी, ये आ गया। कैसे सोल्व करें? अभी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पहचान करो बलों की, कितने बल हैं, बलों की पहचान होगी, बहुत आसान था। लेकिन हमने जब देखा कि यार ये बल ना, देखो ये ना x में है ना y में है, ये y में है, ये x में है ना y में है, तो हमें इनको x y में लेके आना है। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, कि मैं ना इस हिस्से को x एक्सिस मैंने कहा था किसी को भी x मान सकते हैं ना, तो क्या करता हूँ मैं इसको x मान लूँगा, मतलब ये जो हमारा t है ये x में है। तुम कहोगे इसको क्यों नहीं मानना, अरे भाई अगर इसको x मान लिया तो इसको और इसको दोनों को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको x मान लूँगा तो ये खुद y बन जाएगा, ना मुझे t को तोड़ना पड़ेगा ना मुझे n को तोड़ना पड़ेगा, तो मुझे इसको x मानने से ये फायदा हुआ कि ये खुद में खुद क्या बन गया है, y बन गया है, ये क्या बन जाएगा y, क्योंकि एक दूसरे क्या है, लंबवत है। अगर मैं इसको x मान लूँगा, देख लो ध्यान से, तो ये y बनेगा ना, यहाँ ये कोई सा भी, ये सिर्फ ये है y में, फिर मुझे t और n को दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान ना सुनना, कि ये tan g है और ये 37 डिग्री है, तो मैंने अभी समझा था कि अगर ये थीटा होता है तो ये भी कितना होता है, थीटा, ये 90 आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा थीटा, मतलब ये भी 37 डिग्री है। अच्छा अगर ये 10g है, ये 37 है, मान लो ये mg है और ये थीटा है, तो क्या बनेगा, mg कोस थीटा, यहाँ m है कितना 10, g का मान 10 रख लेते हैं, थीटा कितना है 37, यह आ जाएगा कोस 37, 10 गुना 10 यह आ जाएगा 100, और कोस 37 का मान होता है बच्चों 4/5। तुम कहोगे कैसे पता, मैंने बहुत बार वो ट्राइंगल बताया है, बहुत पिछली वीडियो में बार बार बताता रहा हूँ। 5 से ये गया 20 बार और ये आया 4, तो यह जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है, मतलब ये नीचे की तरफ जो है ये कितना है हमारा 80 न्यूटन, ठीक है। अच्छा अगर ये mg कोस थीटा है तो ये बनेगा mg साइन थीटा। आप कहेंगे अच्छा mg साइन थीटा कितना होगा, m का मान 10, g का मान 10, थीटा 37, साइन 37 होता है 3/5, 5 से गया ये 2, 10 दूनी 20 या 60, मतलब ये आ जाएगा 60 न्यूटन। मतलब इस जब हमने 10g को, g का मान यहाँ 10 रखूंगा तो यह आ जाएगा 100 न्यूटन, जब मैंने 100 न्यूटन को तोड़ा तो यह आया 80 और इधर आया 60। अब देखो इसको मैं मान लूंगा x अक्ष और इसको मान लूंगा मैं इसको y अक्ष। अब सारे बल ये इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको तुमने तोड़ दिया, इसको छोड़ दो। अब देखो ये t कहाँ है x में, mg कोस थीटा का साइन थीटा कहाँ है x में, ये कहाँ है n y में, ये mg कोस थीटा कहाँ है y में। अब मैंने सबको x और y में तोड़ दिया,
क्या ये वस्तु चल रही है, क्या ये बॉक्स चल रहा है, तो रस्सी से बंधा हुआ है। आपने कहा मतलब ये संतुलन में है, और संतुलन में है तो ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, दाएं के बल बराबर बाएं के बल। मैं इसको एक बार यहाँ बना देता हूँ, ये हमारा 10 kg है। सुनना ध्यान से बच्चों, पहले ये था, मैंने अब ऐसे बना दिया, तो ये जो T है ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, ये नीचे कौन है, mg sin थीटा, तो मैंने इधर लिख दिया mg sin थीटा, जिसकी वैल्यू आई है 60। मैंने ना पूरा सिस्टम ऐसे घुमा दिया ऐसे। अच्छा जी, नीचे कितना था, mg cos थीटा, जो कितना आया है, यह आया हमारा 80। ठीक है। अच्छा, ऊपर कितना है, ये n है। मुझे क्या निकालना है, मुझे टेंशन निकालनी है, तो मुझे पता है ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, तो n का मान आ गया 80 न्यूटन, दाएं का बल बराबर बाएं का बल, t किसके बराबर आ गया, 60 के। तो यहाँ 60 न्यूटन की टेंशन है। देखो कितने आसानी से हमने कर दिया। जिसको ये दिक्कत आ रही है कि मैंने साइन 37 कैसे किया, तो बच्चों ध्यान रखना, ये 37 है, ये 90 होता है। 37 90 ये भुजाएं होती है 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा ये होगी 5। 37 सबसे छोटा कोण है, क्योंकि दूसरा कोण 53 है। मैं नहीं लिखूंगा, कन्फ्यूजन होता है, मुझे 37 चाहिए तो 37 की बात करूंगा। 37 सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटी भुजा होगी, और ये बीच में होती है 4, 3 4 5। अब मुझे पता है कि कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण है 5, 4 बटे 5। साइन, साइन कितना होता है, साइन साइन होता है लंब बटे कर्ण, 3 बटे 5, 3 बटे 5। आपको ये ट्राइंगल बहुत ध्यान रखना है, काम आएगा। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया जिसमें हमने एक आनत तल पे भी किया है। किस पे किया, आनत तल पे, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, आपको एक डायग्राम बना के दे देगा ऐसे, और कहेगा कि एक कण m, ये m है, जिसका मास 6 किलोग्राम है, जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, संतुलन में है। संतुलन में मतलब इस पे लगने वाला कुल बल 0। संतुलन सुनते ही समझ जाना कुल बल कितना, 0। तो रस्सी में तनाव, ये रस्सी है, इसमें तनाव ज्ञात करना है और थीटा का मान ज्ञात करना है। आपने कहा बड़ा आसान है, कैसे आसान है, आपने कहा हमें समझ आ गया है कि जो चीज कर संतुलन में है, m संतुलन में है, उस पर लगने वाले कुल बल देख लो। मैंने इस m को यहाँ बनाया बच्चों, ये m है। m पे कितने बल हैं, क्योंकि ये खुद m है तो नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है m है, नीचे की तरफ लगा mg, इधर लगा कितना, 60 न्यूटन। ठीक है, अगर ये खुद रस्सी भी है ना, तो अब इसमें तनाव नहीं बनाना बच्चों, क्योंकि उसने खुद बल दे दिया। अगर ये 60 न्यूटन है तो इसके हर बिंदु पे तनाव 60 न्यूटन होगा। यहाँ नहीं पता है तो हम बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ बैठ के रस्सी में तनाव बनाओ, तनाव को दूर भगाओ, तनाव को दूर भगाया T, तो ये बल लगा बच्चों T। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा था कि सारे बल या तो x में हो या y में। ये x में है, बिल्कुल, ये y में है, लेकिन ना ये x में है ना y में है, तो इसको हमें इसके घटकों में तोड़ना पड़ेगा। हमने कहा तोड़ देते हैं, हमने इसको यहाँ मिलाया। मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो जितना कोणीय होगा उतना कोणीय होगा, पता है ना इतनी बात हमें। दो समांतर रेखाओं में अगर ऐसे है तो हमें पता है जितना कोणीय उतना कोणीय होता है, तो जितना कोणीय उतना कोणीय, तो हमें पता चला ये है थीटा। और अगर ये थीटा है और ये t है तो ये बनेगा t कोस थीटा और ये बनेगा t साइन थीटा। बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तोड़ना आना चाहिए। इसको तोड़ दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, t को भगाओ, क्योंकि t का 2 कंपोनेंट ले लिए। अब ये y में आ गया, ये x में आ गया। ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, दाएं बल बराबर बाएं बल। साफ साफ दिख रहा है t कोस थीटा किसके बराबर है, mg के, समीकरण 1, और t साइन थीटा बराबर है किसके, 60 के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 समीकरण मैंने बना ली और 2 ही चीज़ मुझे निकालनी है। एक तो निकालनी है तनाव और एक निकालना है थीटा। थीटा निकाल लेते हैं पहले। मैंने कहा समीकरण 2 को भाग कर दो 1 से, 2 को भाग करो 1 से। अच्छा, क्या हो जाएगा, t साइन थीटा को भाग करो t कोस थीटा से। 1 को 2 से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये t कोस थीटा 60 बटे mg। m कितना है, m है 6 और g है 10, तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। t से गया, t साइन अपॉन कोस होता है tan थीटा। tan थीटा का मान 1 होता है tan 45 में, और थीटा आ गया 45 डिग्री। हमने निकाला 45 डिग्री, थीटा का मान आया 45 डिग्री। आसान है ना, मजा आ रहा होगा। मैंने कहा था तनाव निकाल लो,
कहाँ से, पहली में या दूसरी में, कहीं रख दो, दूसरी से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। 2 क्या कहता है, t साइन थीटा बराबर 60, ठीक है। t साइन 45, थीटा का मान 45, या क्या 60, साइन 45 1/√2, या क्या 60, तो t का मान आ गया 60/√2 न्यूटन। √2 का मान रखना चाहो तो रख देना 1.414 और आंसर निकाल देना। मैं यही छोड़ रहा हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन करना था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा। आगे बढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक डायग्राम बना के आपको दे दिया, बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन, आसान है, मुश्किल नहीं है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, मैं आसानी से इसको कर देंगे। प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। 3 रस्सी हैं, 1 2 3, 3 अलग अलग रस्सी हैं, तो 3 अलग अलग तनाव होंगे, ध्यान रखना। यहाँ जुड़ रहा है तो हम कहेंगे 3 अलग अलग रस्सी हैं। मैंने कहा ठीक है, बनाते हैं। अच्छा, क्या आपको दिख रहा है लटका हुई चीज़ है, तो ये संतुलन में होगा। संतुलन में कौन है, ये। अगर ये संतुलन में है तो ये बिंदु भी संतुलन में होगा। मैं थोड़ी देर के लिए इस बिंदु को O मान लेता हूँ। O किस में है, संतुलन में। आपने कहा ठीक है, बनाते हैं। इस O बिंदु को यहाँ बना लेते हैं। ये रस्सी है इधर, आपने कहा है, तो ये तनाव आ जाएगा T। रस्सी का नाम A दे रखा तो मैंने इसको TA बोल दिया, ठीक है जी। हाँ, ये रस्सी इधर भी है, बिल्कुल, तो तनाव दूर की तरफ जाएगा, इसका बोल दिया TB, क्योंकि B नाम रस्सी का। यहाँ नीचे भी रस्सी है, बिल्कुल दूर की तरफ जाएगी, ये बनेगा TC। मैंने यहाँ 3 तनाव बना दिए, TA TB TC, ठीक है जी। हमने कहा ठीक है। अब इसको देखो ये अलग से, इसके नीचे यहाँ ये कितना है, आपने कहा ये 30 kg है। अच्छा, यहाँ बल क्या होगा, आपने कहा 30 kg, देखते ही मैंने बोला ये 30G तो नीचे होगा, ऊपर इसके रस्सी है तो इसमें ऊपर की तनाव होगा T, क्योंकि ये रस्सी C ही है तो इस पे भी तनाव कितना ही होगा, C होगा। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना दिया। क्या बात समझ आई, क्योंकि ये रस्सी एक ही है, पूरी रस्सी में तनाव बराबर होगा। ये C रस्सी है तो हमने इसको TC मान लिया। क्या ये संतुलन में है, आपने कहा हाँ, या ना ऊपर जा रहा, ना नीचे जा रहा, ना आगे जा रहा, ना पीछे जा रहा, अभी संतुलन में है। संतुलन का मतलब आगे का बल बराबर पीछे का बल, इधर कोई बल नहीं है। ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, ऊपर का बल है TC, इसको देखना बस 30 वाले को, और नीचे का बल है 30G, G का मान रखा 10, तो TC का मान आ गया 300 न्यूटन। इसका मतलब ये जो रस्सी है C वाली, यहाँ कितना तनाव है, यहाँ है 300 न्यूटन। कितना, 300। अच्छा, इसको हटाता हूँ बस, अब इसका काम खत्म हो गया। इसको हटाते हैं, हमने TC का मान निकाल लिया है और TC हमारा आ गया है 300 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करें यार, ये Y में है, बढ़िया बात है, ये X में है, बढ़िया बात है, ये ना X में है ना Y में, हमने कहा तोड़ दो, घटकों में तोड़ दो। जैसे ही आप देखो ना X में ना Y में, तो घटकों में तोड़ दो। ये TB है। अच्छा, तो मुझे कोण पता होना चाहिए। मुझे आप ये बात बता दोगे क्या कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं, ये कोण 37 है, तो ये भी 37 होगा। तो आपने कहा ये है 37 डिग्री। आपने कहा अगर ये TB है और ये 37 है तो ये बनेगा TB कोस 37। जहाँ थीटा होता है वहाँ आता है कोस, और दूसरे वाला आता है साइन। अब ये बिंदु भी संतुलन में है, इसको हमने तोड़ दिया तो इसको भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, TB साइन 37 बराबर 300। ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, TB साइन 37 होता है 3/5, 300, 3 से गया 300, 100, तो TB आ गया बच्चों 500 न्यूटन। 5 की गुणा 100 में 500 न्यूटन। हमने कहा बहुत बढ़िया। आगे का बल बराबर पीछे का बल, ये इसके बराबर हो जाएगा। हमने कहा TA बराबर TB कोस 37। अच्छा जी, TB कितना आया है 500, कोस 37 होता है 4/5, 5 से गए 500, 100, तो यह आ जाएगा 400 न्यूटन। हमने हर एक रस्सी की तनाव निकाल दिया। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, इससे आसान क्या ही होगा। और बढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बच्चों, एक खतरनाक सा दिखने वाला डायग्राम, खतरनाक नहीं है वैसे ही बोल दिया मैंने, दिख रहा है जिसमें एक पिंड बी है, एक पिंड ए है, बॉक्स बोल लो, इधर ये दीवार से बंधा है, यहाँ एक दीवार ये है, ये कोण 30 डिग्री है, एक रस्सी है, ये भी कुछ रस्सियाँ हैं। हमें कहा गया कि बी का द्रव्यमान 70 kg है इसका, तथा बी व दीवार के बीच लगी रस्सी, बी और दीवार के बीच जो रस्सी है ये 175 न्यूटन का तनाव सहन कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ तनाव का मान 175 से ज़्यादा हो गया तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो हमें यहाँ का तनाव 175 रखना है। इसने कहा पिंड ए का वह अधिकतम द्रव्यमान क्या होगा जिसके लिए पूरा पिंड, पूरा निकाय मतलब ये पूरा सिस्टम जिसमें सारे लगे हुए हैं संतुलन में बना रहे। हमें इस ए का द्रव्यमान निकालना है और वो द्रव्यमान भी कौन सा, मैक्सिमम द्रव्यमान निकालना है जिससे ये टूटे ना। आपने कहा ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें कुछ नहीं आता अभी इसको, मैं ना सबसे पहले इसके बल बना लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, ये है m तो यह आ जाएगा mg। अच्छा m कितना है इसका, b का द्रव्यमान 70 है तो यह आ जाएगा 70g। अच्छा इसका नहीं पता है तो मैंने इसको मान लिया mg, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ रस्सी है, तनाव होगा दूर की तरफ, तनाव ऊपर की तरफ बना दिया मैंने बच्चों। इस तनाव को मैंने नाम दिया T1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ जाओ, यहाँ भी तनाव होगा, दूर भगा दो, इसको नाम दिया मैंने T2। यहाँ भी तनाव होगा इस तरफ, इसको नाम दिया T3। हाँ बड़ी बढ़िया। यहाँ है, यहाँ भी तनाव होगा, इसको मैंने तनाव दिया T4। हाँ बड़ी तनाव होंगे भाई, रस्सी 1 2 3 4 रस्सी हैं। तो मैंने कहा कि ये सारे बल किस में है, एक्स एक्सिस में, ये वाई में है, ये दिक्कत कर रहा है T4। तो भाई ऐसा करो ना, इसको लिखो T4 cos 30 और इसको लिखो T4 sin 30। क्या दिक्कत है, हमें तो तोड़ना आता है। अब इसको भूल जाओ क्योंकि हम इसको तोड़ चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ क्या ये संतुलन में है? हाँ, ये ऊपर की तरफ बल और ये बराबर में। देखो ये नीचे की तरफ बल है, ऊपर की तरफ कोई बल दिख नहीं रहा। लेकिन सुनो अभी, हमने कहा कि ये इधर तनाव T2 है, इधर T3 है, तो जब ये संतुलन में है तो दोनों बराबर में होंगे। और T3 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से T2 के। ये T3 दाएं का बल बराबर बाएं का बल, T3 किसके बराबर, T2 के। और T2 का मैक्सिमम मान कितना है, 175 न्यूटन है। तो बच्चों यहाँ से T3 भी कितना आ जाएगा, 175 न्यूटन। आप कहोगे कि जब ये नीचे की तरफ बल लग रहा है, सुनना ध्यान से, ये जब नीचे की तरफ बल लग रहा है तो ये नीचे क्यों नहीं गया, ऊपर तो कोई बल नहीं है, तो ऊपर भी तो कोई बल आएगा। आपने निकाल, बिल्कुल आएगा। ये मान के चलो बच्चों, सुनना ध्यान से, ये मान के चलना है ये अभी, या मान लो यहाँ कुछ चीज़ ये टिका हुआ है किसी चीज़ पे, ठीक है, वरना तो उसको नीचे जाना था, कोई ना कोई बल तो होना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना। लेकिन तुमने एक बात भी तो देखी है कि अगर मैं एक ब्लॉक को, एक बक्से को 2 धागों से ऐसे करके बांध लूँ तो वो रुका रहता है ना। हाँ, तो भले ही इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 2 रस्सी ने जो तनाव पैदा किया, उसने ऊपर की तरफ एक ऐसा बल पैदा कर दिया जो नीचे वाले इसके mg को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मान लेते हैं ये भी किसी चीज़ पर टिका हुआ है नहीं, इस रस्सियों ने इसको खींच रखा है ऐसे, जिससे नीचे नहीं जा पा रहा। हमें इससे मतलब है भी नहीं, हमें तो इससे मतलब है इस तरफ का बल बराबर इस तरफ का बल, ठीक है। इसकी बात हो गई है। T3 कितना आ गया, 175। अब मुझे बताओ क्या ये भी संतुलन में है? हाँ, तो T3 मुझे बताना, सुनना ध्यान से, इस बिंदु पर, यहाँ इस बिंदु पर ये बल किस पे लगा है, ये इस बॉक्स पे लगा है। इस बिंदु पे अगर मैं तनाव देखूंगा इस रस्सी में, तो आप कहोगे दूर की तरफ भगाओ, ये क्योंकि ये पूरी रस्सी एक है तो ये भी T3 होगा। बात समझ आई है, नहीं आई? मैं कह रहा हूँ अगर इस रस्सी में, इस बॉक्स पे कितना तनाव लग रहा है, T3, तो यहाँ भी तो दूर की तरफ भगाना पड़ेगा T3, तो ये T3 इस T4 sin cos 30 के बराबर हो जाएगा। तो इस संतुलन में हम क्या करेंगे कि ये T3 इस तरफ का बल है, इस तरफ कितना हो जाएगा, T4 cos 30। आपने कहा T3 का मान 175, T4 मुझे निकालना है, cos 30 होता है √3/2, तो T4 आ जाएगा बच्चों 175 गुणा 2 350। हाँ, 350 बटे √3, ये T4 का मान आ गया। किसका मान आ गया, T4 का। हमने कहा ठीक है, क्या ये और ये भी संतुलन में है? आपने कहा बिल्कुल। यहाँ इस बिंदु पे देखो, यहाँ वो इस पे ऊपर की तरफ कितना तनाव है, T1, तो यहाँ बिंदु पे बनाऊंगा तो नीचे की तरफ भी कितना आ जाएगा, T1। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, ये T1 इस पे लग रहा है, मुझे इस बिंदु पे तनाव बनाना है, इस बिंदु पे बैठना पड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। T1 किसके बराबर आ गया, तो T1 आ गया बच्चों, देखो T1 नीचे की तरफ, ऊपर है T4 sin 30।
T4 कितना 350 बटे अंडर रूट 3 साइन 31 बटे 2, ये फिर से कितना आ गया 175 बटे अंडर रूट 3, ये T1 आ गया। अब इसको देखो यहाँ इस बॉक्स को, ऊपर कितना T1 नीचे कितना mg, तो मैं कहूँगा T1 इक्वल्स टू mg, T1 है 175 बटे अंडर रूट 3, m मुझे निकालना है, g का मान 10 है, तो ये आ जाएगा m आ जाएगा 175 बटे 10 अंडर रूट 3, जैसे भी आप करना चाहो, ये मान आ जाएगा किलोग्राम में। इतना आसान हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुम्हें ये हो सकता है कि नीचे की तरफ बल है, ऊपर की तरफ बल नहीं है, तो बच्चों ध्यान रखना हमने किया है ना वो कौन सा बल आया, इस रस्सी ने जैसा हमने इसको खींचा तो इन दोनों रस्सी ने इसको ऐसे कंट्रोल किया कि ये नीचे नहीं जा पा रहा है इस बल के कारण, ठीक है। इसलिए तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंशन, इसी ने ही तो रोक रखा है इसको नीचे जाने से। आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों एक बड़ा ही प्यारा का क्वेश्चन दिया है। इसने कहा ये दो तल है, ये एक A है और एक B है, और इनके बीच में आके कोई गोला 10 किलोग्राम का रुक गया है। क्या आपने देखा होगा कभी हम ऐसे लकड़ी के बॉक्स में इसमें डाल देते हैं तो यहाँ रुक जाता है वो। तो उसने पूछा कि जो तल A है और तल B, ये इस गोले पे जो अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएंगे उनका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पहचानना है कौन कौन से बल हैं। बच्चों मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बल पहचानना सीख लो बस। क्या द्रव्यमान है? हाँ, तो यहाँ mg होगा। कहाँ होगा mg? इसके केंद्र पे ऐसे नीचे की तरफ मैंने बनाया, ये है mg, बाद में इसका मान लिख लेंगे अलग करके, ठीक है। दूसरा रस्सी है, क्या रस्सी तो दिख नहीं रही है तो तनाव नहीं होगा। क्या ये गोला दो तलों पे रखा है, जहां तल पे मिल रहा है वहां क्या लगेगी? अभिलंब प्रतिक्रिया। यहाँ क्या लगेगी? देखो ये गोला इस तल को यहीं तो टच कर रहा, हाँ ये गोला इस तल को यहीं टच कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। आप कहेंगे कि ये तल इस गोले पे अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगा ऐसे, और ये लगाएगा इस पे ऐसे, ठीक है जी। आपने कहा बहुत बढ़िया। इसका नाम देते हैं NA, जो तल A ने लगाया है, और उसका नाम देते हैं NB। यहाँ तीन ही बल हैं बस, एक mg है, एक NA है और एक NB है। मैं इसके केंद्र को यहाँ बना के दिखाता हूँ, इसको पकड़ लो। अब इसको पकड़ लेते हैं। नीचे की तरफ कितना बल है? आपने कहा है mg, देखो, और यहाँ से ये एक बिंदुगामी बल है, ये एक ही बिंदु से पास कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये है NA। आप कहोगे कि लग तो यहाँ रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो गोले पे देखना है, हमें गोले पे कहाँ बल देखो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन करते हुए हम पूरी वस्तु को एक छोटा सा बिंदु मान लेंगे। गोला तो बड़ा होगा, बल तो यहाँ लग रहा है, लेकिन हम सब बलों के उसके केंद्र पे मान लेंगे, ठीक है, गुरुत्व केंद्र पे मान लेते हैं हम ये बात। यहाँ कितना लग रहा है? आपने कहा ये NB है। अच्छा जी, अब क्या करें भाई? ये y में है ना, ये y में है ना, x में है ना, ये कहीं में है। अच्छा हमें पता नहीं, ऐसा कर लो, मुझे बताओ ये कोण कितना है? 53 डिग्री। ये कोण कितना है? 37 डिग्री। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये लाइन ऐसे खींच लूँ तो ये कोण कितना होगा बच्चों? सुनो ना, ध्यान से देखना। ये तल है, ये इसके समांतर रेखा खींच दी, ये यहाँ कितना कोण बना रहा है? 53, तो ये भी कितना कोण होगा? 53। अच्छा ये देखो, ये है तल, ये ऐसे है, ये यहाँ से ये कोण कितना है? 37, तो ये कोण भी कितना होगा? 37 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ बना लेते हैं, यहाँ ये ऐसे कि भाई ये कितना है? आपने कहा ये 53 डिग्री। अच्छा ये कितना है? ये 37 डिग्री। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आया कि कैसे लिया है मैंने कि ये 53 डिग्री यहाँ कैसे आ गया, ये 37 कैसे आ गया, तो ध्यान रखना ये क्या है? एक तल है, ये उसका समांतर रेखा है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और मैं उनकी एक तिर्यक रेखा खींच दूं, देखो बच्चों ये एक तिर्यक रेखा ही तो है, ये क्या है? एक तिर्यक रेखा, ठीक है। ये यहाँ कितना बन रहा है? 53 डिग्री। आप कहोगे अरे भाई ये और ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये 53 है तो यहाँ भी 53 रेखा होगा, तो ऐसे बना है, मैथ यूज किया। NA ये 53, तो मैं लिखूंगा NA cos 53। अच्छा तो ये होगा NA sin 53। आपने कहा बढ़िया बात है। NB, तो इसका ये हिस्सा क्या बनेगा? NB cos 37। इसका ये हिस्सा क्या बनेगा? NB sin 37। बस हो गया, हमने इसको तोड़ दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको तोड़ दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है। ऊपर के बल नीचे के बल, अब संतुलन में है ना गोला, वो तो कहीं नहीं जा पा रहा है, तो हमने कहा ऊपर के बल बराबर नीचे के बल। ऊपर का बल है NB, sin 37 कितना होता है? 3/5,
प्लस एन ए, साइन 53 होता है 4/5, वो ट्राइंगल बना लेना अपने आप, कर लेना, बराबर mg। m कितना है 10 kg और g का मान भी 10, तो 10 गुणा 10 100 हो गया। यहाँ से मैं लिख लूँ क्या, na किसके साथ कितना 4na, 3nb और ये 5 नीचे कॉमन आके इधर जाएगा तो आ जाएगा 500, समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमने कहा आगे का बल बराबर पीछे का बल, हमने यही लिखा na cos 53 का मान 3/5 होता है। अच्छा nb और साइन cos 37 का मान होता है, cos 37 का मान होता है 4/5, 5 से 5 गया, 3na का मान आ गया 4nb, कितना आ गया 4nb, 3na बराबर 4nb। दो समीकरण बनी। यहाँ देखो ऐसा करो, यहाँ से nb का मान यहाँ रख दो 4na, nb कितना nb 3/4, ये 4 इधर आ जाएगा 3/4 na 500, na कॉमन आ गया, यहाँ बचा 4, 3 तिया 9/4 बराबर 500, 4 चौक 16 और 9 25/4 na बराबर 500, 25 से गया 500 20 बार, na आ गया बच्चों 80 न्यूटन। मतलब ये जो na है ये na 80 न्यूटन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ रखूँगा 3, na का मान 80, 4 nb, 4 से गया 20, nb आ जाएगा 20 या 60 न्यूटन, ये आ जाएगा 60 न्यूटन, ये आ जाएगा nb 60 न्यूटन। ऐसे एक बार इसको अच्छे से देख लेना, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन तो हमने तलों पे देख लिया, रस्सी पे देख लिए, लेकिन कई बार ना घिरनी आ जाती है। घिरनी देखिए आपने, पुली वो जो कुएं के ऊपर लगी होती है पानी निकालने के लिए, देखा होगा हमने पुरानी फिल्मों में या कहीं देखा हो, किसी नाटक में देखा हो, किसी ऐड में देखा हो, तो वो उसको बोलते हैं घिरनी। कई बार घिरनी वाले सवाल भी हमें पूछ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा सवाल तो भाई उसके पूछते हैं जब घिरनी पे रस्सी चलती है। ठीक है, लेकिन अभी हम संतुलन वाली बात पढ़ रहे हैं तो मुझे घिरनी वाले भी आपको बता देने चाहिए। 10 मिनट और लूँगा मैं। यहाँ लिखेंगे घिरनी से संबंधित सवाल, घिरनी से संबंधित संतुलन, ऐसे लिख लेते हैं, घिरनी से संबंधित संतुलन। अच्छा जी, ये क्या है? सबसे पहले बात करेंगे घिरनी की। ये बच्चों हमारी घिरनी है, गोल गोल इसके ऊपर रस्सी घूमती है, आपको पता है वो। अब बताऊंगा मैं क्या है। बच्चों वो जो आप घिरनी देखते हैं, जहाँ भी देखियो आगे आपने, वो होती है रियल घिरनी, जो वास्तविक घिरनी है। लेकिन बच्चों ये हमारी आदर्श घिरनी कहलाती है। क्या कहलाती है? आदर्श घिरनी। आप कहेंगे आदर्श घिरनी क्या होती है? ऐसी घिरनी जिसका द्रव्यमान 0 होता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि द्रव्यमान 0 हो, तो हम कह देते हैं कि लगभग द्रव्यमान 0 हो, या ये कहिए कि बहुत कम द्रव्यमान हो, बहुत कम द्रव्यमान। ऐसी घिरनी को क्या कहेंगे? आदर्श घिरनी। दूसरी बात, इस रस्सी और घिरनी के बीच कोई घर्षण बल ना हो, कोई घर्षण बल क्या हो ना हो, 0। मतलब ये घर्षणहीन होनी चाहिए। ये घिरनी कैसी होनी चाहिए? घर्षणहीन। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे घर्षण ना लगाए, आराम से फिसल जाए, आराम से। ठीक है। दूसरा कि ये जो ये रस्सी है ना, किसके ऊपर? घिरनी के ऊपर। ये इसके ऊपर फिसलनी चाहिए। क्या चाहिए? फिसलनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। ऐसी घिरनी जिसका द्रव्यमान लगभग 0 हो, बहुत कम हो, घर्षण बल ना हो और रस्सी उसके ऊपर फिसल जाए। अब आप एक बात सोचेंगे कि ये घिरनी है ये, और इसके ऊपर रस्सी है। और जो रियल घिरनी होती है, जो आपने देखी है, जब उसको रस्सी चलाते हैं ना, घिरनी ऐसे घूम जाती है, ऐसे। ठीक है, घिरनी के ऊपर ऐसे चलाएंगे तो ये घिरनी उसके साथ ऐसे घूमती रहेगी, रस्सी के साथ। लेकिन ये जो आदर्श घिरनी है, ये घूमती नहीं है, ये ऐसी ही रहेगी और रस्सी इसके ऊपर फिसलती जाएगी। ये ऐसे ही रहेगी, इसके ऊपर रस्सी डाल दो और रस्सी, क्योंकि यहाँ घर्षण तो नहीं है, तो रस्सी इसके ऊपर फिसलेगी, इसको घुमाएगी नहीं, फिसलेगी। ऐसी घिरनी को क्या बोलते हैं बच्चों? आदर्श घिरनी। और ध्यान से सुनना, जो मैं करने वाला हूँ इसको हटा रहा हूँ। आदर्श घिरनी के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि बच्चों मान लेते हैं हमने यहाँ कोई द्रव्यमान लटकाया, मुझे नहीं पता कितना, हमें द्रव्यमान की बात करनी नहीं है। इस द्रव्यमान के लटकने से यहाँ क्या आ जाएगी? टेंशन, तनाव आ जाएगा। हमने कहा यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, आपने कहा ऊपर की तरफ। लेकिन मुझे इनकी बात नहीं करनी, मुझे घिरनी की बात करनी है। घिरनी के लिए तनाव यहाँ बैठ के देखेंगे, दूर भगाएंगे घिरनी से नीचे की तरफ, इसके लिए भी नीचे की तरफ भगाएंगे। ये रस्सी जो है
क्योंकि ये इस रस्सी, ये घिरनी इस रस्सी पे लटकी है किसी चीज़ पे, तो यहाँ भी तनाव आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इस घिरनी की वजह से इस रस्सी में जो तनाव है वो यहाँ से दूर भागेगा, ये आएगा T। मैंने इसको बोला T1, इसको बोला T2, इसको बोला T3, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको ये बताया कि अगर ये रस्सी आदर्श रस्सी है, आदर्श रस्सी मतलब ये मासहीन, मासलेस है, मतलब क्या बोलेंगे, भारहीन है और इसको खींचा नहीं जा सकता, तो पूरी रस्सी में ये एक तो रस्सी है जो उसके ऊपर से आ रही है, हाँ, तो हम कहेंगे ये दोनों, ये हर रस्सी में, पूरी रस्सी में हर बिंदु पे तनाव बराबर होगा। मतलब ये जो T2 है ये किसके बराबर होगा, T3 के। मतलब अगर मैं इसको T बोल दूंगा तो ये भी T हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा T2, इसको T2 और ये T3, लेकिन है ये कितना T, ये भी कितना है T। अब मुझे बताओ ऊपर की तरफ कितने बल हैं, आप कहेंगे T1, इसका mg होगा, मैंने कहा चलो लिख लेते हैं mg। ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ है T2 प्लस T3 प्लस mg। लेकिन अभी तो आपने कहा कि इस घिरनी का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, इतना है कि 0 मान लेंगे, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से T1 कितना आया, T2 प्लस T3, और T2 और T3 आपस में बराबर हैं, तो ये आ जाएगा T प्लस T। तो हम कहेंगे जो T1 आया है वो 2T आया है। कितना आया है, 2T। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ बस आपको कि अगर कभी आप घिरनी देखो और ऊपर एक रस्सी है और 2 रस्सी यहाँ लटकी हैं, तो आप कहेंगे इसमें तनाव कितना, T। इसमें क्योंकि एक ही रस्सी है तनाव बराबर होगा। अगर यहाँ तनाव बराबर है TT तो यहाँ 2T हो जाएगा। अगर यहाँ 2T और यहाँ 2T है तो 2T प्लस 2T कितना हो जाएगा, 4T हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं 1-2 क्वेश्चन से आपको ये कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। हटाता हूँ और घिरनी वाला 1-2 सवाल करेंगे। अगर मैं 1-2 सवाल आपको समझा पाया तो आप बाकी सवाल खुद से कर ले जाएंगे। करेंगे घिरनी से जुड़ा हुआ पहला सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों घिरनी से संबंधित। इसने कहा है डायग्राम बना के दे दिया, हमें 2 घिरनी दिख रही हैं। घिरनी के ऊपर से एक रस्सी जा रही है बच्चों, ये इस एक रस्सी के एक सिरे से हमने एक द्रव्यमान m लटकाया है और दूसरे सिरे से हमने दूसरी घिरनी लटका दी। इस घिरनी के ऊपर से फिर एक रस्सी गई, ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है। उसके एक सिरे से हमने 10 किलो का मास लटकाया और दूसरे सिरे को कहीं फर्श पे हमने बांध दिया। ये कह दिया कि पूरा निकाय संतुलन में है, मतलब ये चल नहीं रहा है, निकाय रुका हुआ है, संतुलन में है, ठीक है। या अगर चल भी रहा है तो इसका मतलब इसका त्वरण 0 है या वेग क्या है। अगर मैं इसको उठा के ऊपर नीचे ले जाऊँ, उसे छोड़ दो, बस संतुलन में समझ लो। कैसे करें, मुझे सब m का मान निकालना है। आप क्या करेंगे, ये हमें 10 kg पता है तो यहाँ से शुरू करो। हमने कहा 10 kg है तो नीचे की तरफ होगा 10g। भाई ये बनाने आने चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, पूरे चैप्टर खराब हो जाएगा। ये 10 है, नीचे की बनेगा 10g। यहाँ इस बिंदु पे बैठ के यहाँ बनाओ, रस्सी है, रस्सी बनेगी टेंशन कितनी, T। अरे बनाओ भाई। अच्छा यहाँ भी बनानी पड़ेगी घिरनी में, घिरनी पे नीचे की तरफ लगेगी T। यहाँ बैठोगे तो दूर भगाओ, घिरनी पे बैठोगे तो घिरनी से दूर भगाओ, क्योंकि पूरी रस्सी एक ही है तो ये टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T होगी। यहाँ नीचे की तरफ भी T होगी क्योंकि ये पूरी रस्सी एक ही है। यहाँ मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ तो कोई काम नहीं करना, बनाना चाहते हो तो यहाँ भी कितनी आएगी T। जब तक रस्सी ना बदले तब तक टेंशन नहीं बदलनी है। अगर ये T1 है, T1 है, T1 है, T1, क्योंकि 2 रस्सी है तो मैं यहाँ भी बात करूँगा। अब मुझे बताओ T1 किसके बराबर, क्या एक संतुलन में है, हाँ। ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, ऊपर का बल कितना है T1, नीचे का बल कितना है 10g, g मतलब 10, तो ये आ गया 100 न्यूटन। तो T1 का मान 100 न्यूटन आ गया। अभी मैंने आपको बताया, सुनना, क्या यहाँ इस पे आ जाओ, ये नीचे होगा mg, हाँ जी आपने कहा यहाँ बैठ कर टेंशन बना दो ऊपर की तरफ, ये दूसरी रस्सी है तो उसको बोलते हैं T2। यहाँ नीचे की तरफ कितना T2, यहाँ नीचे की तरफ T2, यहाँ ऊपर की तरफ T2। ये T1 है, ये T1 है और ये T2 है। तो ऊपर की तरफ कितना बल है, T2। देखो इस घिरनी को देखो ध्यान से, अभी सबसे पहले मैंने इस पे किया, इस पे ऊपर बल था T1, नीचे था 10g, तो T1 बराबर 10g, मैंने काम निकाल लिया अपना। फिर मैंने कहा इस घिरनी को देखें, घिरनी पे ऊपर बल है कितना T2, नीचे है, इसको बोल जाओ T1 और T1, तो T1 प्लस T1 कितना हो गया 2T1, और T1 का मान है 100, तो T2 कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। कितना आ गया 200 न्यूटन, ठीक है। तो इस T2 का मान मुझे पता चल गया कितना 200 न्यूटन।
यहाँ का काम खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये T2 है 200 न्यूटन, तो ये भी 200 न्यूटन होगा, तो यहाँ 200 न्यूटन है। अब इसको देख लो बस, ये भी संतुलन में है, नीचे की तरफ mg ऊपर 200, तो mg कितना आ गया 200, m निकालना है, g 10 है, तो ये 200, m आ जाएगा 20 kg। मतलब ये जो m है ये 20 किलोग्राम का होना चाहिए, तभी हमारा पूरा निकाय किस में रहेगा, संतुलन में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और करेंगे एक और क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले जैसा ही है, बस वहाँ 2 घिरनी थी, यहाँ 3 घिरनी है। जल्दी से करते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। मैंने कहा बताओ सबसे शुरुआत m1 निकालना है, m2 निकालना है, पता ही है, यहाँ से शुरू कर दो। नीचे 10G, यहाँ बनाओ टेंशन, पहली रस्सी है तो मैंने T1 बोल दिया, घिरनी पे लगेगा नीचे T1, घिरनी पे नीचे लगेगा T1, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। T1 किसके बराबर आ गया 10G, 10G मतलब 100, तो T1 आ गया बच्चों 100 न्यूटन, लिख लेना। अच्छा ये T1 है, ये T1 है, मैंने यहाँ मान लिया T2, अगर यहाँ T2 होगा तो यहाँ भी T2 होगा और यहाँ भी T2 होगा, और नीचे है कौन M2G। मुझे बताओ घिरनी पे, इस घिरनी को ध्यान से देखो, इस घिरनी को, ऊपर कितना T2, ऊपर कितना T2, नीचे कितना T1, T1 मतलब 2T1। घिरनी ऊपर नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही, तो ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, T2 किसके बराबर 2T1 के, T1 है 100 तो T2 आ गया 200 न्यूटन। ठीक है जी, आपने कहा बहुत बढ़िया। अब ये T2 किसके बराबर है M2G के, तो T2 किसके बराबर M2G, T2 है 200, M2 निकालना है, G का मान 10, तो M2 आ गया 20 किलोग्राम। कितना आ गया 20 किलोग्राम, M2 निकालना था, आ गया 20 किलोग्राम। अच्छा मुझे बताओ अगर ये यहाँ कितना मान लो मैं T3, तो मुझे बताना कि ये T3 इस T2 और देखो ये जो T2 है ये इस घिरनी पे ऊपर की तरफ लगा है, लेकिन ऊपर वाली घिरनी पे नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ बैठ के देखेंगे T2, रस्सी एक ही है तो यहाँ पूरे में T2 रहने वाला है, T2 प्लस T2 T3, तो T2 आ जाएगा, T3 कितना आ गया 2T2, T2 कितना है T2 200, यह आ जाएगा 400। लेकिन अगर ये T3 है तो यहाँ भी कितना होगा T3, ऊपर भी कितना होगा, ये T3 किस पे लग रहा है घिरनी पर, ये T3 किस पे लग रहा है इस वाली घिरनी पर, इस वाली घिरनी पे लगेगा नीचे T3, समझ आ गई होगी इतनी बातें, और यहाँ बनेगा M1G, तो T3 किसके बराबर आ जाएगा, T3 बराबर आ जाएगा M1G, T3 है 400, M1 निकालना है, G का मान 10, ये गया, यह आ जाएगा 40 किलोग्राम। हमने सब निकाल दिया। ऐसे करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों, बस आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि ये T1 है, ये T1 है, तो ये T2 इन दोनों के बराबर होगा। मैं तो लिख भी रहा हूँ, आप सीधा ये भी कर सकते थे कि इसको T मान लेते, तो ये भी T होता, तो सीधा यहाँ 2T लिखते, ये 2T होता तो ये भी 2T होता, तो यहाँ 4T होता, ये 4T होता तो ये भी 4T होता। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे। यहाँ हमने संतुलन वाले सवाल कर लिए हैं, अगले वीडियो में जो कल हम करेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, और तब इन क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये संतुलन में है, रुका हुआ है, तब फिर ये घिरनी पे जो मास हैं लटके हुए हैं ऊपर नीचे चलने लगेंगे, तब और ज़्यादा मजा हमें आएगा पढ़ने में। तो बच्चों तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे, सीखेंगे। याद करने का मतलब क्या है, सीख लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।